हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदा वर्स। तो आज का ये लेक्चर एक डेमो लेक्चर होने वाला है ऑफ माय न्यू सीरीज़ फॉर बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2026। ये एक फास्ट ट्रैक कोर्स होने वाला है जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट 6 to 7 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम बेसिक्स टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है एंड पास्ट ईयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर आपको मिलेंगे मेरे हैंड रिटन नोट्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो कि अवेलेबल है इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इसके साथ साथ जो भी क्लासेस हो रही है उनकी आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। आपको पीवाईक्यू शीट्स मिलेंगे ऑफ पास्ट 10 ईयर्स जो कि मैंने खुद बनाए सारे पेपर्स को चेक करके। गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग, जो भी कुछ चाहिए टू पास द एग्ज़ाम एंड टू टॉप इन द एग्ज़ाम, सब कुछ अवेलेबल होगा इन दिस वन कोर्स। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे संहिता अध्ययन, जो सब्जेक्ट है बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ का, उसको। तो फर्स्ट प्रॉफ के अंदर संहिता अध्ययन का जो है एक ही पेपर होता है 100 मार्क्स का, जिसके अंदर आपको अष्टांग हृदय एंड चरक संहिता दोनों पढ़नी होती है। अष्टांग हृदय के आपको पढ़ने होते हैं 15 चैप्टर एंड चरक संहिता के आपको पढ़ने होते हैं 12 चैप्टर, ठीक है। तो जो 100 मार्क्स का पेपर है उसके अंदर पहले 8 एसएक्यू आते हैं ऑफ 5 मार्क्स ईच एंड 4 एलएक्यू आते हैं ऑफ 10 मार्क्स ईच। तो ये टोटल हो गए 80 मार्क्स एंड आपके 20 मार्क्स के आते हैं एमसीक्यू। ओके, तो देखो एमसीक्यू में अगर 10 मार्क भी ले आओगे और एसएक्यू और एलएक्यू मिला के 40 मार्क्स भी ले आओगे तो आराम से पास हो जाओगे। एंड इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, बस उतना ही करके जाओगे तो भी पास हो जाओगे। और अगर इस कोर्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो आराम से पास हो जाओगे, क्योंकि मैं सारे के सारे मस्ट नो टॉपिक्स को कंप्लीट करवा दूंगी जिनमें से क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं संहिता अध्ययन को। तो सबसे पहले संहिता अध्ययन के अंदर दो चीज़ें आती हैं जो कि है बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। तो बृहत्त्रयी जो है वो है हमारी मेजर संहितास। तो मेजर संहितास कितनी होती है? 3 होती है, जिसका आपने नाम सुना ही होगा, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड वाग्भट संहिता। देन वाग्भट संहिता के अंदर अगेन 2 आते हैं, अष्टांग हृदय एंड अष्टांग संग्रह। तो अष्टांग हृदय के जो लेखक है वो है लघु वाग्भट एंड अष्टांग संग्रह के जो लेखक है वो है वृद्ध वाग्भट। तो ये बृहत्त्रयी है, ये कभी कभी वाइवा में पूछ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज़ लघुत्रयी जो कि है हमारी माइनर संहिता। तो माइनर संहिता कितनी होती है? वो भी 3 होती है, जो कि है माधव निदान, शारंगधर संहिता एंड भाव प्रकाश। उसके बाद अगर काय चिकित्सा की बात आती है तो हम बात करते हैं आचार्य चरक की, और शल्य चिकित्सा की बात करते हैं तो आते हैं आचार्य सुश्रुत की बात। तो जैसा मैंने बोला था कि बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के अंदर आपको चरक संहिता एंड अष्टांग हृदय दोनों पढ़नी पड़ती है। तो अभी हम अष्टांग हृदय को स्टार्ट करेंगे। तो अष्टांग हृदय के अंदर आपके 6 स्थान होते हैं एंड 120 अध्याय होते हैं। अब ये स्थान क्या होता है और अध्याय क्या होता है? तो अध्याय मतलब होता है चैप्टर और स्थान मतलब होता है क्लासिफिकेशन। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसको क्लासीफाई करते हैं, वैसे ही अष्टांग हृदय के अंदर जो है 6 क्लासिफिकेशंस कर दिए हैं, जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड है। टोटल 120 चैप्टर्स है, ठीक है। तो वो स्थान कौन से हैं? तो इसका एक ट्रिक है, अगर याद हो रहे हो स्थान तो करो, नहीं हो रहे हो तो मत करो, कुछ इट्स नॉट नेसेसरी। सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, उत्तर स्थान, ये 6 स्थान हैं एंड सबके मिला के 120 अध्याय है एंड 7312 सूत्र है। सूत्र यानी कि होते हैं श्लोक। 7312 सूत्र है, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अष्टांग हृदय का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको। तो जो फर्स्ट चैप्टर है अष्टांग हृदय का, उसका नाम है आयुष्कामीय अध्याय। अभी एक बार इस चैप्टर के नाम को देखो अच्छे से, आयुष्कामीय अध्याय। आयुष कामीय, कामीय यानी किसी चीज़ की कामना करना, यानी कि उसकी डिज़ायर होना, और आयुष यानी कि हमारी जो लाइफ है। तो इस चैप्टर का नेम हमको क्या बता रहा है कि आयुष कामीय यानी कि डिज़ायर फॉर लॉन्ग लाइफ, यानी कि अगर हमको लंबी ज़िंदगी चाहिए तो हमको क्या क्या करना चाहिए, ये सब कुछ जिस चैप्टर के अंदर आता है। वो चैप्टर कौन सा है? आयुष कामीय अध्याय। ओके,
तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अष्टांग हृदय का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको। तो अष्टांग हृदय का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है आयुष कामीय अध्याय। अभी एक बार इस चैप्टर के नाम को अच्छे से देखो, आयुष कामीय। कामीय मतलब किसी चीज़ की कामना करना, और किस चीज़ की कामना कर रहे हैं? आयुष की, यानी कि आयुष्य की, यानी कि जो हमारी लाइफ है। यानी कि इस चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग क्या है? आयुष कामीय, आयुष्य की कामना करना, यानी कि डिज़ायर फॉर लॉन्ग लाइफ। ओके, अभी एक बात पहले ही बता देती हूँ, ये जो चैप्टर है एकदम बेसिक्स वाला चैप्टर है। आयुर्वेद के जितने भी सारे बेसिक्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, उसके बाद भी पीजी भी करोगे, हमेशा आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये एकदम बेसिक्स है। मतलब ये ABCD है अपने आयुर्वेद की। तो ये तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स टिप्स पे होने चाहिए, आपको आने ही चाहिए। तो मैं तो इतना ही बोलूँगी कि ये जो फर्स्ट वाला चैप्टर है आप इसको एकदम अच्छे से करो, क्योंकि अगर आपको यही नहीं आएगा तो आपको आगे चल के बाकी के चैप्टर्स भी समझ में नहीं आएंगे। तो इसके अंदर मैंने लिमिटेड श्लोक्स ही ऐड किए हैं, पर मैं ऐसा बोलूँगी कि इसके अंदर मैंने जितने भी श्लोक ऐड किए हैं, जितने भी पॉइंट्स ऐड किए हैं, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करो एंड याद रखो, बिकॉज़ ये इम्पॉर्टेंट है। वाइवा में भी पूछ लेते हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के अंदर। तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे बेसिक, पंच महाभूत सिद्धांत। अब ये पंच महाभूत सिद्धांत क्या होता है? तो ऐसा बोला गया है कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी द्रव्य होते हैं वो सारे के सारे जो है 5 चीज़ों को मिला के बने हुए होते हैं, यानी कि 5 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम पंचमहाभूत बोलते हैं। ठीक है, तो इसका श्लोक क्या है? सर्वद्रव्यम पांच भौतिक अस्मिन अर्थे, यानी कि सारे के सारे द्रव्य जो है वो पंच महाभूत के मेल से बने हुए हैं, और इन द्रव्यों के अंदर हमारा शरीर भी आता है। हमारा शरीर भी पांच भौतिक है, ऐसा कहा गया है। अब ये पंच महाभूत होते कौन से हैं? तो पंच महाभूत होते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, आकाश यानी कि स्पेस, यानी कि जो स्पेस क्रिएट करता है, हॉलो जो चीज़ें होती है जिनके अंदर जो होती है स्पेस, उसको आकाश महाभूत ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद वायु, वायु इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट, यानी कि जितना भी मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर वगैरह, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है वायु महाभूत की वजह से। उसके बाद है अग्नि महाभूत। अग्नि का तो एक ही काम होता है, वो होता है हमारा दीपन। दीपन यानी कि डाइजेशन, यानी कि जो हमारा डाइजेशन वाला कार्य है वो कार्य कौन करता है? अग्नि महाभूत। उसके बाद है जल महाभूत। जल महाभूत में सारे के सारे हमारे बॉडी के फ्लूइड्स आ जाएंगे, जैसे कि ब्लड, यूरिन, एक्सेट्रा जो भी है। उसके बाद पृथ्वी महाभूत। पृथ्वी महाभूत इसको सपोर्ट, ठोसता देता है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर पृथ्वी महाभूत प्रधान कौन है? हड्डियाँ, अस्थियाँ जो है वो हमारी पृथ्वी महाभूत प्रधान होती है। तो ये हो गया हमारे पंच महाभूत सिद्धांत। नेक्स्ट, अभी आयुर्वेद की निरुक्ति और आयुर्वेद के लक्षण। तो ये डायरेक्टली वाइवा में पूछते हैं क्वेश्चन कि आयुर्वेद की निरुक्ति बताओ, आयुर्वेद के लक्षण बताओ, तो आपको श्लोक आना चाहिए, इम्पॉर्टेंट श्लोक है। आयुर्वेद की निरुक्ति, निरुक्ति होता क्या है? निरुक्ति का मतलब होता है वो वर्ड कैसे फॉर्म हुआ, और लक्षण का मतलब होता है उसकी डेफिनेशन, की क्या डेफिनेशन है आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद शब्द बना कैसे, उसकी निरुक्ति क्या है? आयु और वेद। आयु का मतलब होता है लाइफ, जीवन, और वेद का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि नॉलेज ऑफ लाइफ को हम क्या बोलेंगे? आयुर्वेद बोलेंगे। तो इसका जो श्लोक है वो है आयुष्य वेद आयुर्वेद। आयु अर्थात जीवन के संबंध में ध्यान देने वाले शास्त्र को आयुर्वेद कहा जाता है, यानी कि आयु के संबंध में जो शास्त्र ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, उसको हम क्या बोलेंगे? आयुर्वेद बोलेंगे। ये क्या हो गई? आयुर्वेद की निरुक्ति। नेक्स्ट है आयुर्वेद की परिभाषा भी बोल सकते हो, आयुर्वेद के लक्षण भी बोल सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, एकदम बेसिक श्लोक है। और हाँ, श्लोक का रेफरेंस अगर आपको याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो सिर्फ वो कौन सी संहिता का है इतना भी याद कर लोगे तो चलेगा। जैसे कि ये जो आयुर्वेद लक्षण का श्लोक है ये चरक सूत्र स्थान का श्लोक है। दिस इज चरक सूत्र स्थान 1/41। तो ये 1/41 अगर आपको याद हो रहा है तो ठीक, या फिर सिर्फ चरक सूत्र स्थान भी याद कर लोगे तो चलेगा। तो ये श्लोक है हिताहितं सुखम दुःखम आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। ओके, तो
हितकर आयु, अहितकर आयु, सुखकर आयु एवं दुखकर आयु, इन चारों प्रकार की आयु का जिस शास्त्र के अंदर हित तथा अहित का वर्णन जिस शास्त्र में मिलता है उसे आयुर्वेद कहा जाता है। अभी आयुर्वेद लक्षण का मीनिंग समझते हैं, ठीक है। तो हितकर आयु, अहितकर आयु, सुखकर आयु और दुखकर आयु, इन चारों प्रकार की आयु के संबंध में हित और अहित यानी कि पथ्य और अपथ्य का वर्णन जिस शास्त्र में मिलता है उसको हम आयुर्वेद बोलते हैं। अब ये हितकर आयु, अहितकर आयु, ये क्या होता है? रुको। हितकर आयु यानी कि जो हमारे लिए हितकर है, हमारे लिए अच्छा है, और अहितकर आयु यानी कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। सुखकर आयु यानी कि ऐसे आयु जो हमें सुख देती है, और दुखकर आयु मतलब ऐसी आयु जो हमें दुख देती है। कोई चीज़ हमारे लिए हितकर हो सकती है लेकिन शायद उससे हमें खुशी ना मिलती हो, उससे हमें सुख ना मिलता हो। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे लिए अहित हो सकती है लेकिन उससे हमको सुख मिल सकता है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इसमें से हित और अहित यानी कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है, इस सभी का जो वर्णन है वो हमें जिस शास्त्र के अंदर मिलता है उसको हम आयुर्वेद बोलते हैं। हमने चैप्टर का नाम क्या देखा था? आयुष्कामी अध्याय, डिज़ायर फॉर लॉन्ग लाइफ, यानी कि लंबे जीवन के लिए क्या हमारे लिए हितकर है, क्या हमारे लिए अहितकर है, इस सब का वर्णन हमें जिस शास्त्र में मिलता है उसको हम आयुर्वेद बोलते हैं। सिंपल। उसके बाद जो श्लोक है वेरी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक श्लोक है ये। अगर आप किसी को भी पूछोगे कि कोई भी श्लोक सुनाओ तो ये दो श्लोक तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुनने मिलेंगे। पहला तो है आयुर्वेद परिभाषा वाला श्लोक, हिताहितम सुखम दुखम, और दूसरा आयुर्वेद प्रयोजन वाला श्लोक। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है श्लोक, क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप ये किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऐड कर सकते हो। आयुर्वेद का कोई भी क्वेश्चन आए उसके अंदर, उसके इम्पोर्टेंस के अंदर आप ये वाला श्लोक ऐड कर सकते हो। आयुर्वेद का प्रयोजन यानी कि आयुर्वेद का एम क्या है? व्हाट इज़ द एम ऑफ आयुर्वेद? आयुर्वेद क्या करना चाहता है? प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। याद करना पड़ेगा श्लोक। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी आयुर्वेद के मुख्यतः दो उद्देश्य है, 2 एम्स है आयुर्वेद के। पहला है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो हेल्दी पर्सन है, उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना, यानी कि जो हेल्दी है उसको हेल्दी ही रखना। एंड सेकंड, आतुर के विकार को दूर करना, यानी कि जिसको डिसीज़ हुआ है उसके डिसीज़ को ट्रीट करना। डिसीज़ यानी कि व्याधि। दो उद्देश्य है आयुर्वेद की मेनली। एक तो जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना ताकि वो और लंबी ज़िंदगी जी सके, अच्छी ज़िंदगी जी सके। एंड दूसरा है कि जिसको कोई व्याधि हुई है, कोई विकार हुआ है, कोई डिसीज़ हुआ है, उसके डिसीज़ को ट्रीट करना। ये 2 एम्स है आयुर्वेद के। नेक्स्ट, आयुर्वेद का महत्व। अभी आयुर्वेद महत्वपूर्ण क्यों है तो इसका भी श्लोक है, ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है। आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेयः परमादरः, यानी कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र साधन आयु है। अभी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको जो है मनुष्य के 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। पुरुषार्थ यानी कि 4 फाइनल एम्स ऑफ द लाइफ, यानी कि फाइनल गोल्स क्या है किसी भी मनुष्य के लाइफ के। तो उसमें सबसे पहले आता है धर्म, यानी कि जो भी अच्छी चीज़ है जो हमें करनी चाहिए, जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं वो सारे आते हैं धर्म के अंदर। उसके बाद है हमारा अर्थ। अर्थ मतलब होता है पैसा, पैसा तो सबको चाहिए। उसके बाद थर्ड इज़ काम, यानी कि जो भी हमारे डिज़ायर्स होते हैं जो हमें सुख देते हैं वो सारे काम के अंदर आ गए। एंड देन मोक्ष। तो इन सब की प्राप्ति का एकमात्र साधन जो है वो है हमारा आयु, ठीक है। और सुखायु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित उपदेशों का परम आदर करना चाहिए। यानी कि अगर किसी को ये जो 4 हमारे पुरुषार्थ हैं उनकी प्राप्ति करनी है तो उसके लिए उसे आयुर्वेद के अंदर जो भी उपदेश वर्णित है, यानी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो भी कुछ बताया गया है उसका विशेष आदर करना चाहिए एंड उसका पालन करना चाहिए, जिससे कि उसका जो आयुष्य है वो और भी ज़्यादा बढ़े, लंबा हो, उसको सुखायु की प्राप्ति हो, यानी कि खुशहाल ज़िंदगी मिले उसको। तो ये है हमारे आयुर्वेद का महत्व। उसके बाद तो नेक्स्ट टॉपिक है आयु लक्षण एवं पर्याय। तो इसका श्लोक है शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम
नित्यकश्चानुबंधश्च पर्यायः आयु उच्यते। तो इसमें कहा गया है कि आयु किसे कहा जाता है, तो शरीर, इंद्रिय, सत्व एवं आत्मा के संयोग को आयु कहा जाता है। शरीर यानी कि हमारा जो बॉडी है वो, उसके बाद इंद्रिय यानी कि उसमें ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय आते हैं। ज्ञानेंद्रिय यानी कि जिससे हमें ज्ञान होता है, कर्मेंद्रिय यानी कि जिससे हम कोई भी कर्म करते हैं। तो ये सारे इंद्रिय, उसके बाद सत्व और आत्मा, इनके संयोग को हम आयु कहते हैं। ओके, और फिर नेक्स्ट है इधर नित्य कश्चानुबंधश्च। तो धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध, ये सारे क्या है, आयु के पर्याय है। धारी यानी कि जीवन का धारण, जीवित यानी कि प्राणों का धारण, नित्य यानी कि जन्म से मृत्यु तक आयु जो है वो प्रतिदिन घटती रहती है, जाती रहती है। एंड नेक्स्ट इज अनुबंध यानी कि शरीर में चेतना शक्ति का वास होना। बस दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा के संयोग को आयु कहा जाता है, और धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध, ये सारे आयु के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, आयुर्वेद अवतरण, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। अभी आयुर्वेद अवतरण, आयुर्वेद अवतरण का मीनिंग क्या है? अभी जो आयुर्वेद है उसका ज्ञान सबसे पहले किसको हुआ था? सबसे पहले हुआ था ब्रह्मा जी को। उसके बाद उन्होंने ये ज्ञान किसको दिया? दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति ने ये ज्ञान किसको दिया? अश्विनव कुमार को। अश्विनव कुमार ने ये ज्ञान दिया इंद्र को। इंद्र ने ये ज्ञान दिया पुनर्वसु आत्रेय को, और पुनर्वसु आत्रेय ने 6 जो शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, हारित, पराशर, शार्पानी, इन 6 शिष्यों को वो आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। यानी कि किस तरीके से ज्ञान पास हुआ है, उसका जो ऑर्डर है, आयुर्वेद का ज्ञान किस तरीके से पास हुआ है, उसको हम आयुर्वेद अवतरण बोलते हैं, यानी कि डिसेंट ऑफ आयुर्वेद। अभी इसको याद करने की एक ट्रिक है, बहुत ही सिंपल। BDAIPA, बधाई पिए, मतलब मैं तो इसको ऐसे याद करती हूँ, बधाई पिए, BDAIPA। B इज़ फॉर ब्रह्मा, D इज़ फॉर दक्ष प्रजापति, A इज़ फॉर अश्विनी कुमार, I इज़ फॉर इंद्र। तो ये हो गया BDAI, बड़ाई। उसके बाद है PA, P से है पुनर्वसु आत्रेय और A से है अग्निवेश आदि षड शिष्य। अब ये जो षड शिष्य है इनके नाम याद कर लो, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, हारित, पराशर, शार्पानी। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, हारित, पराशर, शार्पानी, इधर ही याद कर लो। ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनव कुमार, इंद्र। उसके बाद पुनर्वसु आत्रेय एंड अग्निवेश आदि षड शिष्य। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, हारित, पराशर, शार्पाणी, ये हो गया आयुर्वेद का अवतरण। नेक्स्ट, अष्टांग आयुर्वेद। अष्टांग आयुर्वेद, अष्टांग यानी कि 8 यानी कि 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद की 8 ब्रांचेस कौन सी? अभी इसका भी श्लोक है, इंपॉर्टेंट है। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषान। मेरे वर्ड्स को अच्छे से सुनो, ठीक है, मेरी वर्ड्स को अच्छे से सुनो। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्र, जरा, वृषान, अष्ट अंगानि तस्याहु चिकित्सा येषु संश्रित। ये है अष्टांग आयुर्वेद का श्लोक। इसके अंदर 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद को बताया गया है। फर्स्ट इज काय चिकित्सा यानी कि जनरल मेडिसिन, देन है बाल तंत्र यानी कि कौमारभृत्य, पीडियाट्रिक्स। उसके बाद है ग्रह, भूत चिकित्सा यानी कि जो भी भूत पिशाच से रिलेटेड, जो पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मानते थे, तो उसकी जो चिकित्सा आती है वो आती है ग्रह चिकित्सा के अंदर। उसके बाद ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग यानी कि हमारा ENT, जिसके अंदर जो हम शालाक्य ENT भी बोलते हैं, यानी कि ईयर, नोज एंड थ्रोट ENT जो है। उसके बाद है शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी। उसके बाद शल्य चिकित्सा के फादर आचार्य सुश्रुत को माना जाता है फादर ऑफ सर्जरी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सर्जरी परफॉर्म की थी। शल्य चिकित्सा आचार्य सुश्रुत। उसके बाद है दंष्ट्रा। दंष्ट्रा चिकित्सा में जो भी हमारे पॉइजन से रिलेटेड आते हैं, जैसे कि स्नेक बाइट हो गया, स्कॉर्पियन बाइट हो गया, ये सब कुछ जो है दंष्ट्रा चिकित्सा के अंदर आते हैं। उसके बाद जरा, जरा चिकित्सा मतलब होता है रिजुविनेशन थेरेपी, यानी कि जो हमारी युवा अवस्था है उसको बनाए रखे, हमें हेल्दी रखे, उसको हम बोलते हैं जरा चिकित्सा। उसके बाद है वृषान। वृषान जो है वो रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड है, यानी कि जो भी इनफर्टिलिटी वगैरह वो जो सारी चीज़ें होती है उससे रिलेटेड जितनी भी सारी चिकित्सा होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, वो सारी होती है वृष के अंदर, वृष चिकित्सा।
तो 8 अंग कौन से आयुर्वेद के? काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंशा चिकित्सा, जरा चिकित्सा और वृषाण चिकित्सा। पूछ लेते हैं वाइवा के अंदर, इसलिए याद कर लेना 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद, अष्टांग आयुर्वेद। इसके बाद ये टॉपिक बीएमएस में आने के बाद ये 3 शब्द आपको बहुत ही ज़्यादा सुनने मिलेंगे। जब भी हमारा फर्स्ट ईयर था तभी भी मतलब स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा सभी जो भी टीचर आते थे बस ये 3 शब्द यूज़ करते थे, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। लेकिन ये होता क्या है, अभी इसको मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ आप लोगों को कि त्रिदोष होता क्या है। ठीक है, देखो अभी जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे कि उसके अंदर एक बैटरी होती है, उसके अंदर सिम कार्ड होता है, जिनके अलग अलग काम होते हैं। बैटरी का अलग काम, सिम कार्ड का अलग काम है। सिम कार्ड का काम क्या है कि स्टोरेज करना, चीज़ों का मेमोरी का स्टोरेज करना। ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी को आप एक मोबाइल फ़ोन समझो। ठीक है, तो उसके अंदर जो अलग अलग काम है वो काम जो है 3 दोषों में बांट दिए गए हैं। जो एनर्जीज़ हैं जो इन कामों को कंट्रोल करती हैं उनको हम दोष बोलते हैं। जैसे कि वात पित्त कफ हमारे 3 दोष हैं। वात दोष का जो मेन काम होता है वो होता है चीज़ों का मूवमेंट करना। ठीक है, एक चीज़ जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेके जाना, तो ये काम जो होता है वो होता है वात दोष का। वैसे ही पित्त दोष का काम क्या होता है कि डाइजेशन से रिलेटेड, जठराग्नि, फूड का पूरा डाइजेशन का जो भी प्रोसेस है वो सारा जो है पित्त दोष के अंडर आता है। एंड थर्ड है कफ दोष का मेन काम क्या है? स्टेबिलिटी एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना एंड बॉडी का स्टेबिलिटी मेंटेन करना। तो जब भी हम कोई अहितकर आहार का सेवन करते हैं या विहार का पालन करते हैं, यानी कि जो हमारे लिए सही नहीं है, उससे क्या होता है, ये जो दोष है ये विकृत हो जाता है। इनके अंदर जो है विकृति आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रोग उत्पन्न होते हैं। अभी दोष, दुष्य और व्याधि, इनका एक रिलेशन है, वो मैं भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले है दोष। तो दोष की निवृत्ति होती है दुष्यन्ति इति दोषाः, यानी कि जो दूषित होते हैं उनको हम दोष बोलते हैं। दोष की निरुक्ति है दुष्यन्ति इति दोषाः, यानी कि जो दूषित होते हैं। अगर हम अपथ्य आहार का सेवन करते हैं या विहार का पालन करते हैं, उससे जो दूषित होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं। और ये दोष विकृत होने के बाद क्या करते हैं, ये दोष खुद विकृत होने के बाद जो है दुष्यों को विकृत करते हैं, दुष्यों को विकृत करते हैं। दोष क्या है, जो विकृत हो रहे हैं, जो विकृत हो रहे हैं उनको हम दोष बोलते हैं। और विकृत होने के बाद वो जिनको दूषित करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दुष्य। अब दुष्य के अंदर क्या आता है, दूष्य के अंदर आता है हमारे 7 धातु और 3 मल। 7 धातु, सप्त धातु आपको पता है, 7 धातु हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये जो दोष है वो दूषित होने के बाद, या तो दोष जो है वो दूषित होने के बाद या तो धातु, किसी धातु को दूषित करेंगे, या फिर 3 मल जो है हमारे, पुरीश, मूत्र और स्वेद। पुरीश यानी कि फीसिस, मूत्र यानी कि यूरिन एंड स्वेद यानी कि स्वेट, यानी कि या तो किसी धातु को दूषित करेंगे या तो किसी मल को दूषित करेंगे। और इससे क्या होता है, इससे होता है कि जब दुष्य दूषित हो जाते हैं उसके बाद व्याधि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, व्याधि, डिसीज़ होता है बॉडी के अंदर, व्याधि उत्पन्न होती है। तो इसीलिए बोला जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है एक, दोष दुष्य समूर्जित जनितो व्याधि, यानी कि दोष दुष्य की समूर्चना होने से व्याधि उत्पन्न होती है। अभी दोष दुष्य की समूर्चना मतलब क्या, दोष दुष्य की समूर्चना का मतलब होता है
जो पहले अहितकर आहार विहार से हमारे दोष दूषित हुए वो दुष्य को दूषित करते हैं, और दोष और दुष्य दोनों ही दूषित होने के बाद व्याधि को उत्पन्न करते हैं। यानी कि दोष दुष्य समूर्चिता जनितो व्याधि। और दुष्य कौन से होते हैं? दुष्य में 10 दुष्य होते हैं, उसके अंदर हमारे 7 धातु और 3 मल आते हैं। के आई थिंक समझ में आ गया होगा। दोष दुष्य, उसके बाद व्याधि उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही बॉडी के अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जो शक्तियाँ हैं, जो पावर्स हैं, जो कंट्रोलिंग करते हैं सभी चीज़ों का, उनको हम त्रिदोष बोलते हैं। तो त्रिदोष का श्लोक है वायु पित्त कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः। यानी कि आयुर्वेद शास्त्र में 3 दोषों को माना गया है। हाँ, अगर कोई आपको पूछता है कि कितने दोष हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 3? नहीं, सबसे पहले आपको उनको पूछना है कि आप कौन से दोष पूछ रहे हो। आप शारीरिक दोष पूछ रहे हैं या मानसिक दोष पूछ रहे हैं? क्योंकि शारीरिक दोष जो है वो 3 होते हैं, वात पित्त और कफ, जो कि शारीरिक रोगों को उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर आप मानसिक दोष बोलेंगे तो वो 2 होते हैं, रज और तम, जो कि मानसिक रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो शारीरिक दोष 3 होते हैं, वात पित्त और कफ, और मानसिक दोष 2 होते हैं, रज और तम। शारीरिक दोष वात पित्त और कफ। अभी स्टार्टिंग में ही पंचमहाभूत सिद्धांत बोला गया था, जिसमें बोला गया था कि सर्वद्रव्यम पांचभौतिक अस्मिन् अर्थे, यानी कि सारी चीज़ें 5 महाभूतों से बनी हुई हैं। वैसे ही वात पित्त और कफ ये भी पंचमहाभूत से बने हुए हैं। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है वात आकाश प्लस वायु, तो आपको लगेगा कि इसके अंदर सिर्फ आकाश और वायु महाभूत होता है, लेकिन नहीं। वात के अंदर 5 महाभूत होते हैं, पित्त के अंदर भी 5 महाभूत होते हैं, और कफ के अंदर भी 5 महाभूत होते हैं। लेकिन वात के अंदर आकाश और वायु की प्रधानता होती है। क्यों? वायु का कार्य हमने क्या देखा था कि चीज़ों का मूवमेंट करना। वात का कार्य क्या होता है? मेन कार्य वो भी होता है मूवमेंट, चीज़ों का मूवमेंट कराना, एक जगह से दूसरी जगह कराना। इसीलिए वात को जो है वायु महाभूत प्रधान माना जाता है। यानी कि उसके अंदर बाकी सारे 5 महाभूत होते हैं, लेकिन जो वायु महाभूत है वो डोमिनेंट होता है, वो बाकी सबसे डोमिनेंट होता है। यानी और आकाश महाभूत भी। इसीलिए वात या फिर वायु के अंदर आकाश और वायु महाभूत को डोमिनेंट माना जाता है, प्रधान माना जाता है। वैसे ही पित्त का मेन कार्य क्या है? पाचन करना, डाइजेशन। इसके लिए वो भी पंचमहाभौतिक है, लेकिन उसके अंदर अग्नि महाभूत प्रधान होता है। सिमिलरली कफ भी पंचमहाभौतिक है, लेकिन उसके अंदर जल एंड पृथ्वी महाभूत जो है वो प्रधान होते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 शारीरिक दोष, वात पित्त और कफ। अभी त्रिदोषों की 2 अवस्थाएं, विकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। अभी ये जो हमारे त्रिदोष है उनकी 2 अवस्थाएं होती है। एक है प्राकृत अवस्था और एक है विकृत अवस्था। प्राकृत अवस्था यानी कि उनका जो नॉर्मल इक्विलिब्रियम है, यानी कि वो अच्छे से सारे काम, जो भी उनके काम है वो अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी होती है विकृत अवस्था, यानी कि जो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे डिफॉर्मिटी आ जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है। और जब ये गड़बड़ होती है तभी कोई ना कोई डिसीज़ प्रोड्यूस होता है। अब ये गड़बड़ जो है ये 2 प्रकार से हो सकती है। या तो उस दोष का क्षय हो गया है बॉडी के अंदर, यानी कि कम हो गया है दोष बॉडी के अंदर, या तो उसकी वृद्धि हो गई, यानी कि वो इंक्रीज़ हो गया है बॉडी के अंदर। तो दोषों की 2 अवस्थाएं होती है, प्राकृत अवस्था एंड विकृत अवस्था। विकृत अवस्था के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसका क्षय हो गया है, क्षय को हम ह्रास भी बोलते हैं या फिर शमन भी बोलते हैं। शमन, ह्रास, क्षय इसका मतलब होता है कम होना। वृद्धि इसको हम प्रकोप भी बोलते हैं, यानी कि बढ़ जाना, ठीक है। अभी जब दोषों की प्राकृत अवस्था रहती है तब मनुष्य जो है स्वस्थ रहता है, लेकिन जब दोषों की विकृत अवस्था हो जाती है, या तो क्षय हो जाए या तो वृद्धि हो जाए, उससे क्या होता है? रोग उत्पन्न होता है। ओके, नेक्स्ट अभी त्रिदोषों के स्थान। अभी इसकी एक ट्रिक है, आई थिंक नेक्स्ट पेज पे होगी। हाँ, ये ट्रिक है। देखो अभी जैसे डे है, ठीक है, नाइट है, उसके बाद डाइजेशन है। तो चाहे डे हो, चाहे नाइट हो, चाहे डाइजेशन के स्टेजेस हो या फिर हमारी बॉडी हो, सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है कफदोष। पहले स्टार्टिंग में कफदोष,
बीच में पित्त दोष एंड लास्ट में वात दोष, यही ऑर्डर रहेगा। अभी जैसे त्रिदोषों के स्थान के बारे में बताया गया है, ते व्यापिनो अपि हन्याभ्यो रधो मध्यो ऊर्ध्व संशयाः। अभी त्रिदोषों के स्थान के बारे में बताया गया है, ते व्यापिनो अपि हन्याभ्यो रधो मध्यो ऊर्ध्व संशयाः। मैंने क्या बोला था, पहले कफ दोष, फिर पित्त दोष और फिर वात दोष। तो हमारा जो हृदय है उसके ऊपर यानी कि ऊर्ध्व भाग में जो है हमारा कफ दोष डोमिनेंट होगा, ये कफ दोष का स्थान है। उसके बाद हृदय से लेकर नाभि तक यानी कि टिल द अम्बिलिकस, नेवल जो है आपका, वहाँ तक होगा पित्त दोष। एंड देन उसके नीचे, नेवल के नीचे पूरा अधो भाग जो है, ऊर्ध्व यानी कि अपर पार्ट, अधो यानी कि नीचे वाला पार्ट, तो अधो भाग जो है पूरा अम्बिलिकस के नीचे, नाभि के नीचे वाला भाग, नाभि का अधो भाग बिलो द अम्बिलिकस, वहाँ पे कौन सा दोष होगा, वात दोष प्रधान होगा। याद कर लो, हृदय के ऊपर यानी कि ऊर्ध्व भाग में कफ दोष प्रधान, फिर हृदय से नाभि तक पित्त दोष, एंड देन नाभि के अधः भाग में वात दोष। तो वहीं यहाँ पे दिया गया है, वात दोष नाभि का अधः भाग, पित्त दोष हृदय और नाभि के मध्य में, एंड कफ दोष हृदय का ऊर्ध्व भाग। नेक्स्ट, जो मैंने बोला था अभी यहाँ पे काल अनुसार दोषों की प्रधानता बताई गई है। इसका श्लोक है, वयो अहोरात्र भुक्तानाम ते अंत मध्याधिकाः क्रमात्। यानी कि वय हो, हाँ एज में भी वय हो, अह यानी कि डे, रात्रि यानी कि नाइट, एंड भोजन स्टेजेस ऑफ डाइजेशन में अंत में हमेशा वात दोष रहेगा, मध्य में पित्त दोष रहेगा और आदि में यानी कि स्टार्टिंग में जो है कफ दोष रहेगा, अंत में, मध्य में, आदि में वात पित्त कफ क्रमशः। वैसे ही रात्रि के अंदर भी एंड वैसे ही स्टेजेस ऑफ डाइजेशन के अंदर भी रहेगा। तो ये उसका ट्रिक है, कफ, पित्त और वात, स्टेजेस ऑफ एज, डे, नाइट, डाइजेशन, एंड ऑल्सो बॉडी के अंदर भी, एंड इसके अंदर वय में भी। ये भी याद रखना आप, वय के अंदर जो वृद्धावस्था होती है उसमें वात दोष प्रधान होता है, वृद्धावस्था में वात दोष प्रधान होता है। मध्यम अवस्था यानी कि युवावस्था जो है उसमें पित्त दोष प्रधान होता है, और जो आदि यानी कि बाल अवस्था है उसके अंदर कफ दोष प्रधान होता है, यानी कि उल्टा है, वात पित्त कफ, वृद्ध, मध्य, एंड देन बालक। नेक्स्ट, अग्नि। अभी जो दोष है, अलग अलग प्रकार के दोष है, उनका सबका नेचर अलग अलग है। जैसे कि जो पित्त दोष है, अग्नि महाभूत डोमिनेंट है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, पावरफुल रहेगा। तो उस प्रकार से दोषों के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की अग्नियाँ हैं दोषों की, ठीक है। जैसे अग्नि के 4 भेद बताए गए हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष और त्रिदोषज। तो वात दोष की अग्नि जो है वो विषम होती है यानी कि इर्रेगुलर। उसके बाद पित्त दोष की जो है वो एकदम तीक्ष्ण होती है, पावरफुल अग्नि होती है। एंड कफ दोष की जो होती है मंद अग्नि होती है यानी कि स्लो अग्नि होती है। और त्रिदोष की होती है सम अग्नि। कभी भी जो त्रिदोष वाला स्टेज होता है वो जो है हमेशा बैलेंस्ड रहेगा, और वो मतलब ऐसे स्टेबल रहता है और सबसे अच्छा रहता है, सबसे श्रेष्ठ रहता है जो त्रिदोष वाला स्टेज होता है। तो अग्नि के 4 भेद कौन से हैं दोष के अकॉर्डिंग? वात की होती है विषम अग्नि, पित्त की होती है तीक्ष्ण अग्नि, कफ की होती है मंद अग्नि, और त्रिदोषज की होती है सम अग्नि जो कि बैलेंस्ड अग्नि होती है। नेक्स्ट, अभी जैसे अग्नि है उसी के प्रकार से कोष्ठ भी होता है। तो कोष्ठ के भी 4 भेद बताए गए हैं। वात दोष का होता है क्रूर कोष्ठ, पित्त दोष का होता है मृदु कोष्ठ, कफ दोष का होता है मध्यम कोष्ठ, एंड त्रिदोष का भी होता है मध्यम कोष्ठ। दिस इज रिलेटेड टू योर बॉवेल मूवमेंट्स। ओके, दिस इज रिलेटेड टू योर बॉवेल मूवमेंट्स। क्रूर कोष्ठ में होती है हार्ड बॉवेल्स, मृदु कोष्ठ में होते हैं सॉफ्ट बॉवेल्स, एंड कफ दोष एंड त्रिदोष के अंदर होते हैं मॉडरेट बॉवेल्स। इसका श्लोक भी दिया है, कोष्ठ क्रूरो मृद्यो मध्यो मध्य स्यातेह समयरपि। याद होता है तो करो वरना मत करो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कौन से दोष का कौन सा कोष्ठ होता है और कौन से दोष की कौन सी अग्नि होती है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी नेक्स्ट हम आते हैं प्रकृति के अंदर। प्रकृति का मतलब होता है बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन।
अभी बीच में शायद आपको पता होगा कि प्रकृति परीक्षण का बहुत ज़्यादा ये हुआ था, गवर्नमेंट ये बोला था प्रकृति परीक्षण करने के लिए। तो प्रकृति होता क्या है? प्रकृति का मतलब होता है बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये प्रकृति जो है वो हर एक इंसान की अलग अलग होती है। अब ये प्रकृति फॉर्म कैसे होती है? देखो, किसी कोई भी लाइफ फॉर्म का स्टार्ट कैसे होता है? मनुष्य का स्टार्ट कैसे होता है? जब भी मेल कंपोनेंट एंड फीमेल कंपोनेंट एक साथ आते हैं, यानी कि शुक्र यानी कि जो मेल कंपोनेंट है स्पर्म, और उसके साथ जो फीमेल कंपोनेंट है यानी कि आर्तव जो है, फीमेल एग जो है, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो उससे जो है हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। तो उस टाइम पे जो दोष डोमिनेंट होता है वही हमारी प्रकृति फॉर्म करता है। जन्म के आदि में शुक्र और आर्तव के मेल के समय पर जिस दोष का प्राबल्य या फिर डोमिनेंस होता है उसके अनुसार जो है प्रकृति का निर्माण होता है। और प्रकृति जो है हर एक इंसान की अलग अलग होती है। और वैसे ही कुल 7 प्रकार की शारीरिक प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है जो कि दोष के अकॉर्डिंग होती है। तो 3 तो हमारे दोष हैं, तो 3 वो प्रकृति हो जाएगी। वात प्रधान कोई है तो उसकी वातज प्रकृति हो जाएगी। पित्त प्रधान मनुष्य है तो उसकी पित्तज प्रकृति हो जाएगी। कफ प्रधान मनुष्य है तो उसकी कफज प्रकृति हो जाएगी। ये हो गए सिंगल सिंगल सिंगल। अभी डबल डबल डबल, वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज, ये हो गई और 3। और लास्ट वाली जो है वो है हमारी त्रिदोषज यानी कि वात पित्त कफ दोनों प्रकृति, यानी कि त्रिदोषज यानी कि वात पित्त कफ तीनों दोष उसमें समावस्था में रहेंगे। तो इसके अंदर क्या बताया गया है? जन्म के आदि में शुक्र और आर्तव के मेल के समय पर जिस दोष का प्राबल्य होता है, डोमिनेंस होता है, उसके अनुसार वातज पित्तज कफज आदि प्रकृतियों का निर्माण होता है। कुल 7 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। वातज पित्तज कफज, वात पित्तज वात कफज पित्त कफज एंड त्रिदोषज। त्रिदोषज प्रकृति को श्रेष्ठ माना जाता है जिसमें वात भी है, पित्त भी है और कफ भी है। अभी जो वातज पित्तज कफज है उसके अंदर वातज प्रकृति को हीन माना जाता है, पित्तज प्रकृति को मध्यम माना जाता है एंड कफज प्रकृति को उत्तम माना जाता है। और जो द्विदोषज प्रकृतियाँ हैं यानी कि वात पित्त वात कफ और पित्त कफ, उनको जो है निंद्य बोला जाता है यानी कि डिसलाइक्ड, अच्छी नहीं होती है। और जो श्रेष्ठ प्रकृति होती है वो होती है त्रिदोषज प्रकृति। अगर पूछा जाए एक दोषज प्रकृति में सबसे ज़्यादा उत्तम प्रकृति कौन सी है तो वो है कफज प्रकृति। लेकिन सारी प्रकृतियों में सबसे श्रेष्ठ प्रकृति कौन सी है पूछा जाए तो वो है त्रिदोषज प्रकृति यानी कि बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये अलग अलग प्रकृति के अकॉर्डिंग हमारा अलग अलग बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे कि जो वात प्रकृति वाला पर्सन होगा वो थोड़ा सा लीन होगा, पतला सा होगा, ठीक है, और चंचल होगा। और जो पित्त प्रकृति वाला पर्सन होगा वो थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, यानी कि क्योंकि फायर कंपोनेंट ज़्यादा है ना। और कफ प्रकृति वाला पर्सन जो है वो थोड़ा सा ऐसे शांत एकदम होगा, क्योंकि एकदम शांत सरल सा, क्योंकि उसके अंदर कफ दोष प्रधान होगा तो वो शांत होगा, एकदम मंद टाइप का, ठीक है। तो वो कफज। इस तरीके से अलग अलग प्रकृति के लोगों की अलग अलग बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होती है। तो ऐसे बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को पता करके हम इंसान की प्रकृति जान सकते हैं। और हमें ऐसा बताया गया है कि अच्छी सुखायु के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमें हमारी प्रकृति के अकॉर्डिंग आहार का सेवन और विहार का पालन करना चाहिए। जैसे कि जो वात प्रकृति वाला पर्सन है, अगर वो ऐसा आहार खाएगा जिससे और वात दोष बढ़ेगा तो उसको वात दोष वृद्धि वाले विकार हो जाएंगे ना। तो उसको ऐसे आहार का सेवन करना है जिससे उसका वात, ऑलरेडी उसकी बॉडी में वात ज़्यादा है तो ऐसे आहार का सेवन ना कर जिससे वात और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि इससे उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रकृति के अकॉर्डिंग आहार का सेवन और विहार का पालन करने के नियम बताए गए हैं आयुर्वेद के अंदर। अभी दोषों के गुण वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 3 श्लोक तो कुछ भी करके याद कर लो। नहीं हो रहे हो तो 10 बार लिखो, कुछ भी करो, कैसे भी करके लर्न करो। वात दोष के गुण, पित्त दोष के गुण एंड कफ दोष के गुण होने ही चाहिए याद। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है दोषों के गुण। उसमें सबसे पहले है वात दोष के गुण। इसका श्लोक है तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल। वात दोष के 6 गुण बताए गए हैं। कौन से हैं? रुक्ष यानी कि ड्राई, लघु यानी कि लाइट,
शीत यानी कि कोल्ड, खर यानी कि रफ, सूक्ष्म यानी कि सटल और चल यानी कि मोबाइल। ये क्या है? वात दोष के 6 गुण हैं। तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल, वात दोष के गुण। नेक्स्ट, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, लर्न ही करना पड़ेगा। पित्त दोष, पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विस्त्र सरद्रव। सारे टर्म जो श्लोक के अंदर ही एडेड है। आपको श्लोक याद है तो आप आराम से गुण लिख सकते हो। पित्त दोष के 7 गुण हैं। सस्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्त्र, सर और द्रव। सस्नेह यानी कि अनटस यानी कि थोड़ा सा ऑयली टाइप में, तीक्ष्ण यानी कि शार्प, उष्ण यानी कि हॉट। देखो वात दोष में शीतता यानी कि कोल्ड, पित्त दोष में उष्ण यानी कि हॉट, अपोजिट। उसके बाद लघु, विस्त्र यानी कि स्मेली, सर यानी कि फ्लोइंग और द्रव यानी कि लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट, कफ दोष के गुण, स्निग्ध शीतो गुरुर्मंद श्लक्ष्णो मृत्स्न स्थिर कफ। कफ दोष के 7 गुण हैं। स्निग्ध यानी कि अंटस, शीत यानी कि कोल्ड, गुरु। अभी देखो वात में क्या था? वात में था लघु, उसके बाद पित्त में भी था लघु, लेकिन कफ में क्या है? गुरु। इसीलिए कफ जो होता है वो हैवी होता है, क्योंकि इसके अंदर गुरु जो है गुरु गुण होता है। उसके बाद मंद, उसके बाद श्लक्ष्ण यानी कि फाइन, मृत्स्न यानी कि स्टिकी और स्थिर यानी कि स्टेबल। तो ये है कफ दोष के 7 गुण। तो वात दोष के 6 गुण, पित्त दोष के 7 गुण और कफ दोष के 7 गुण, तीनों श्लोक आपको याद होने ही चाहिए। वात दोष के गुण, तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल। पित्त दोष के गुण, पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विस्त्रम सरम द्रवम। कफ दोष के गुण, स्निग्ध शीत गुरुर्मंद श्लक्ष्ण मृत्स्न स्थिर कफ। ये 3 श्लोक अच्छे से याद कर लो। ओके, नेक्स्ट, अभी सप्त धातु। सप्त धातु के बारे में मैंने बताया था पहले ही, फिर से एक बार बता रही हूँ। रसास रुक्क मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्रानी धातव सप्त दुष्या। अब इनको दुष्या क्यों बोला गया है बताया था मैंने। जब दोष दूषित हो जाते हैं तो वो इनको दूषित करते हैं, यानी कि जो दूषित होते हैं उनको हम दुष्य बोलते हैं। दुष्य टोटल 10 होते हैं दुष्य। उसके अंदर हमारे आते हैं 7 धातु और 3 मल। तो 7 धातु कौन से हैं? रस धातु यानी कि प्लाज्मा, रक्त धातु यानी कि ब्लड, मांस धातु यानी कि मसल, मेद धातु यानी कि फैट, अस्थि धातु यानी कि बोन, मज्जा धातु यानी कि बोन मैरो एंड शुक्र धातु यानी कि रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स। तो ये होते हैं हमारे 7 बॉडी टिश्यूज़ या फिर सप्त धातु। नेक्स्ट, त्रिमल। त्रिमल में क्या आता है? मला मूत्र शकृत्स्वे दादयो अपी च। 3 मल होते हैं, पुरीश यानी कि फीसीस, मूत्र यानी कि यूरिन एंड स्वेद यानी कि स्वेट। नेक्स्ट, 10 दुष्य कौन से हैं? 7 धातु एंड 3 मल। यह त्रिदोषों 10 दुष्य कौन से होते हैं? 10 दुष्य कौन से होते हैं? 7 धातु और 3 मल। यह त्रिदोषों के प्रभाव से दूषित यानी कि विकृत होते हैं, अतः इन्हें दुष्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम। त्रिदोष वात पित्त कफ सप्त धातु एवं त्रिमल मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। एंड दोष दूषित समर्शितम जनितो व्याधि, यानी कि दोष अहितकर आहार विहार से दूषित होकर दुष्य को दूषित करते हैं, जिससे व्याधि उत्पन्न होती है। ओके, नेक्स्ट, भी सप्त धातु के श्रेष्ठ कर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको क्रिया शरीर के अंदर भी आएगा। प्रीणन जीवन लेपः स्नेहोधारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतम। अभी जैसे 3 दोषों के कर्म हैं, जैसे वात का मूवमेंट, पित्त का डाइजेशन एंड कफ का स्टेबिलिटी एंड मेटाबॉलिज्म, वैसे ही 7 धातु जो है उनका भी अलग अलग कर्म है उनके भी। तो जैसे रस धातु का जो कर्म है वो है प्रीणन, यानी कि शरीर एवं मन का पोषण करना, उसको हम बोलते हैं प्रीणन। उसके बाद है रक्त धातु, जिसका कार्य है जीवन, यानी कि जीवन प्रदान करना। मांस धातु का कार्य है लेपन, यानी कि शरीर को आवरण करना, एक तरीके से कवर करना, वो है मांस धातु का कार्य। उसके बाद मेद धातु का कार्य है स्नेहन, यानी कि ल्यूब्रिकेशन।
उसके बाद अस्थि धातु का है शरीर धारण, शरीर को सपोर्ट करना, ठोस बनाना। मज्जा धातु का है अस्थि पूरण, मज्जा यानी कि बोन मैरो होता है जो कि बोन्स के अंदर होता है, इसलिए मज्जा धातु को अस्थि पूरण का कार्य दिया है। उसके बाद शुक्र का है गर्भोत्पादन यानी कि गर्भ की उत्पत्ति करना। तो ये है हमारे 7 धातुओं के श्रेष्ठ कर्म। प्रीण जीवन लेपन स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतम्। वाग्भट सूत्र स्थान 11/4। इम्पॉर्टेंट है ये, श्लोक याद कर लेना। नेक्स्ट, अभी 2 चीज़ें आती हैं, संसर्ग और सन्निपात। जैसा कि मैंने बोला था, दोष दूषित होकर व्याधि को उत्पन्न करता है, तो अगर 2 दोष दूषित होकर व्याधि उत्पन्न कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं संसर्ग। क्या बोलते हैं? संसर्ग। लेकिन अगर तीनों दोष, वात पित्त कफ, तीनों दोष जो है विकृत होकर व्याधि को उत्पन्न कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सन्निपात। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। आयुर्वेदीय परिभाषा के अनुसार किन्हीं 2 दोषों का एक साथ विकृत होना, विकृत में क्या हो सकता है? या तो वृद्धि हो गई, बढ़ गया, या क्षय हो गया, कम हो गया, उसे संसर्ग कहा जाता है। और तीनों दोषों का एक साथ विकृत होना सन्निपात कहलाता है। संसर्ग सन्निपातश्च द्वित्रिक्षय कोपतः, या तो क्षय हो गया या तो कोप हो गया, यानी कि वो वृद्धि हो गई। 2 दोष विकृत हो रहे हैं तो संसर्ग, और 3 दोष विकृत हो रहे हैं तो सन्निपात। और चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है? विकृत दोषों को पुनः प्राकृत अवस्था में वापस लाना, क्योंकि जब दोष विकृत हो जाते हैं तो वो रोग की उत्पत्ति करती है। और चिकित्सा हम क्यों करते हैं? ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? चिकित्सा यानी कि ट्रीटमेंट, वो हम क्यों करते हैं? ताकि डिसीज़ को क्योर कर सके, पर्सन को वापस हेल्दी डिसीज़ भी कर सके। तो वो हम कैसे करेंगे? जो दोष विकृत होकर जिन्होंने रोग उत्पन्न किया है उनको वापस उनकी प्राकृत अवस्था में ले आएंगे। यानी कि अगर वृद्धि हुई होगी तो उसको कम करेंगे, और क्षय हुआ होगा तो उस दोष को बढ़ाएंगे ताकि वो प्राकृत अवस्था में आ जाए। सिंपल। नेक्स्ट, पंचमहाभूत हो गए। क्या क्या हो गया? पंचमहाभूत 5 महाभूत हो गए, त्रिदोष 3 दोष हो गए, सप्त धातु 7 धातु हो गए, त्रिमल 3 मल हो गए, 10 दुष्य 7 धातु एंड 3 मल। उसके बाद अभी हमने क्या देखा? हाँ ठीक है, तो अभी आते हैं हम षड्रस के अंदर, षड्रस के ऊपर। षड्रस यानी कि 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट्स। अभी 6 रस कौन से होते हैं? रसाः स्वाद्वम्ल लवण तिक्तोषण कषायकाः षड्द्रव्यमश्रितास्त्येत्यतपूर्वबलावः। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 114/15, यानी कि 14th एंड 15th वाला श्लोक। ये 14 और ये 15। 6 टाइप के टेस्ट्स होते हैं हमारे। फर्स्ट इज मधुर, जिसको हम स्वादु भी बोलते हैं, यानी कि स्वीट। उसके बाद अम्ल यानी कि सॉर टेस्ट, लवण यानी कि सॉल्टी, कटु उसको उष्ण भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है स्पाइसी। उसके बाद तिक्त यानी कि बिटर, और कषाय यानी कि एस्ट्रिंजेंट। देखो, कटु और तिक्त के अंदर उल्टा है। कटु मतलब हम क्या समझेंगे? कड़वा, लेकिन वो कड़वा नहीं होता है, वो क्या होता है? तीखा, स्पाइसी। और तिक्त, तिक्त मतलब हम क्या समझेंगे? कि तीखा है, लेकिन वो तीखा नहीं होता है, वो कैसा होता है? कड़वा होता है, उल्टा होता है। कटु यानी कि तीखा एंड तिक्त यानी कि कड़वा, स्पाइसी एंड बिटर। एंड जैसे ही हम मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय नीचे नीचे जाते हैं, बल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा बल किसका होता है? मधुर रस का। जैसे हम मधुर रस से कषाय रस तक जाते हैं, वैसे जो बल है, जो पावर है, वो डिक्रीज होती जाती है। यानी कि सबसे ज़्यादा बलवान कौन सा रस होता है? सबसे ज़्यादा गुरु कौन सा रस होता है? मधुर रस होता है। लेकिन तिक्त रस का जो है बल कटु से ज़्यादा होता है। बस एक ही इसके अंदर आपको उल्टा करना है, बाकी सब मधुर का सबसे ज़्यादा, फिर अम्ल का, फिर लवण का, फिर तिक्त आएगा, फिर कटु आएगा, देन कषाय आएगा बल में। नेक्स्ट, रसों का पांचभौतिक संगठन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। रसों का पांचभौतिक संगठन, जैसे त्रिदोष पंचमहाभूतों से बने थे, वैसे ही षड्रस भी पंचमहाभूतों से बने हुए हैं। तो इसका एक ट्रिक है, पहले तो 6 रस इसी ऑर्डर में याद करो, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, 6 रस याद कर लिए। उसके बाद पंचमहाभूत इस ऑर्डर में याद करना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, एंड सबका नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और षड्रस मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। अभी इसका ट्रिक है, नंबर है, याद कर लो, 5 4 5 3 4 3 2 3 1 2 5 2। क्या है? 5 4 5 3
4 3 2 3 1 2 5 2 5 4 5 3 4 3 2 3 1 2 5 2। तो ये नंबर के अकॉर्डिंग अभी आपको फिल करते जाना है। इजी है, इसको 2-3 बार बोला आपको याद हो जाएगा। 5 4 5 3 4 3 2 3 1 2 5 2। तो 5 4 यानी कि पृथ्वी और जल, ये इसके किसके अंदर आएगा? मधुर के अंदर आएगा। फिर अम्ल का क्या है? 5 3 यानी कि पृथ्वी और अग्नि। उसके बाद लवण का क्या है? 4 3 है। लवण का है 4 3 यानी कि जल और अग्नि, इन दोनों को मिला के, तो ये हो गया लवण रस। इस तरीके से 6 रस का पांचभौतिक संगठन आपको याद करना है। नेक्स्ट, अब ये रसों का दोषों पर प्रभाव, यानी कि कौन से रस से कौन से दोष पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी फिर से 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ओके, तो अभी इसमें आपको 3-3 का ग्रुप बनाना है। पहले तीनों का ग्रुप बनाओ, फिर बाद वाले तीनों का ग्रुप बनाओ, और फिर तीसरा, ये हो गया आपका पहला ग्रुप, ये है आपका दूसरा ग्रुप, और फिर तीसरे ग्रुप में पहले वाले को छोड़ दो, दूसरा, तीसरा और चौथा पकड़ो, ये हो गया आपका थर्ड ग्रुप। तो जो फर्स्ट वाला ग्रुप है वो क्या करता है? वात को कम करता है। एंड वात और कफ जो है हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अगर वात कम हो रहा है तो कफ बढ़ेगा। ओके, एंड जो यहाँ पे थर्ड ग्रुप बना है वहाँ पे पित्त बढ़ेगा। बस इतना याद करो, ठीक है। पहला ग्रुप हमने बनाया फर्स्ट 3 का, एंड फिर सेकंड ग्रुप बनाया फर्स्ट को छोड़ के सेकंड, थर्ड, फोर्थ का, ठीक है। फर्स्ट वाले में वात कम करेगा, कफ को बढ़ाएगा, और थर्ड वाला ग्रुप में पित्त को बढ़ाएगा। अब ये जो नीचे वाला है इसमें आप इसका अपोजिट कर दोगे। यहाँ वात कम हो रहा है तो यहाँ वात बढ़ेगा, यहाँ कफ बढ़ रहा है तो यहाँ कफ कम होगा। वात और कफ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और यहाँ पे पित्त बढ़ रहा था तो फर्स्ट वाला एंड लास्ट के 2 वाले पित्त को कम करेंगे, यानी कि पित्त शामक। तो वही यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने बोला, वात शामक। वात शामक यानी कि वात को कम करने वाले कौन से रस हैं? मधुर, अम्ल और लवण रस। फिर दूसरा है कफ शामक, यानी कि कफ को कम करने वाले। कफ को कम करने वाले कौन से रस है? कटु, तिक्त और कषाय रस। और जो रस वात शामक होंगे यानी कि वात को कम करेंगे, वही क्या होंगे? कफ वर्धक होंगे, यानी कि कफ को बढ़ाएंगे। सिमिलरली जो कफ शामक रस है जो कफ को कम करेंगे, वही वात वर्धक होंगे क्योंकि वो वात को बढ़ाएंगे। वैसे ही पित्तवर्धक यानी कि पित्त को बढ़ाने वाले कौन से हैं? पहले वाले को छोड़ के, यानी कि अम्ल, लवण और कटु। और पित्तघ्न या फिर पित्तक शामक, पित्तघ्न या फिर पित्तक शामक यानी कि पित्त को कम करने वाले कौन से होंगे? मधुर, और लास्ट वाले 2 तिक्त और कषाय। तो ये है रसों का दोषों पर प्रभाव, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है द्रव्यों के 3 भेद। अभी जो भी हमारे द्रव्य है सारे के सारे, उनको हमने प्रभाव भेद से, उनका प्रभाव कैसा है हमारे शरीर पर, उस अकॉर्डिंग हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। शमन, कोपन, स्वस्थ हितम द्रव्यमिति त्रिधा, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1/16। 3 टाइप्स के द्रव्य होते हैं, शमन द्रव्य, कोपन द्रव्य और स्वस्थ हित द्रव्य। अब इसका मतलब क्या होता है? प्रभाव के अनुसार उनका हमारे शरीर पर प्रभाव कैसा है, उस अकॉर्डिंग 3 प्रकार के द्रव्यों का वर्णन किया गया है। फर्स्ट है शमन द्रव्य, यानी कि ऐसे द्रव्य जो दोषों का शमन करते हैं, यानी कि उनको डिक्रीज करते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में अगर किसी दोष की वृद्धि हुई है तो उसको कम करने के लिए हम जिन द्रव्यों का उपयोग करते हैं उनको हम शमन द्रव्य बोलते हैं। अब इसमें दोष, हमारे त्रिदोष वात, पित्त, कफ, और उनके श्रेष्ठ शमन द्रव्यों का वर्णन किया गया है। MCQ में पूछा जा सकता है। वात दोष का है तेल, पित्त दोष का है घृत, और कफ दोष का है मध, यानी कि ऑयल, घी एंड हनी। याद कर लो, वात, पित्त, कफ श्रेष्ठ शमन द्रव्य, तेल, घृत और मध। उसके बाद नेक्स्ट है कोपन द्रव्य, यानी कि इसका अपोजिट। ऐसे द्रव्य जो दोषों का शमन करते हैं उनको हम शमन द्रव्य बोलते हैं। ऐसे द्रव्य जो दोषों की वृद्धि करते हैं उनको हम कोपन द्रव्य बोलते हैं। जैसे कि दही जो है, दही जो होता है हमारा, वो उष्ण गुणात्मक होता है। और उष्ण गुण किसका है? पित्त दोष का। यानी कि वो क्या करेगा? पित्त का वर्धन करेगा, पित्त वर्धक होगा, पित्त को बढ़ाएगा, पित्त का कोपन करेगा। दधि उष्ण गुणात्मक होने से पित्त वर्धक होता है, ये क्या है? कोपन द्रव्य। अभी एक दोषों को बढ़ा रहा है, एक दोषों को कम कर रहा है, तो बैलेंस करने वाला भी तो कोई होगा ना। तो वो कौन सा होता है? वो होता है स्वस्थ वृत्त द्रव्य। ऐसे द्रव्य जो दोषों को सामान्य अवस्था में रखते हैं।
इसके अंदर कौन सी चीज़ें आती है जो हम डेली कंज्यूम करते हैं, जैसे चावल, गेहूँ आदि। ये क्या है, स्वस्थ हित द्रव्य है जो दोषों को सामान्य अवस्था में रखते हैं, जो मेंटेन करके रखते हैं प्राकृत अवस्था दोषों की। शमन द्रव्य, कोपन द्रव्य, स्वस्थ हित द्रव्य। प्रभाव भेद से द्रव्य के 3 भेद। उसके बाद 2 चीज़ें आती हैं, वीर्य और विपाक। अभी वीर्य का मतलब क्या होता है? वीर्य का मतलब होता है किसी भी द्रव्य की पावर, उसकी पोटेंसी, या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसका हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या है। जैसे कि इसका एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे अगर आप आइसक्रीम खाते हो तो कैसे आपको ठंडा लगता है, लेकिन अगर आप चाय पीते हो तो आपको गर्म लगता है। तो इसका मतलब क्या है, उसका वीर्य जो है ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। जो आइसक्रीम है उसका वीर्य शीत है, इसलिए वो हमारी बॉडी के ऊपर कंजम्पशन के बाद कोल्ड इफेक्ट कर रहा है, शीत इफेक्ट कर रहा है। सिमिलरली जो चाय है वो उसका वीर्य जो है वो होता है उष्ण, इसीलिए उसको कंज्यूम करने के बाद हमें उष्णता फील होती है क्योंकि उसका वीर्य उष्ण है। ठीक है, उष्ण का मतलब होता है उसका बॉडी पे इफेक्ट, या फिर उसकी पोटेंसी, या फिर उसकी पावर। तो इस हिसाब से वीर्य के जो है 2 टाइप्स बताए गए हैं, उष्ण वीर्य एंड शीत वीर्य। वीर्य यानी कि पोटेंसी, पावर ऑफ द द्रव्य। वीर्यते विक्रांतः कर्म सामर्थ्यो भवति अनेन इति वीर्यम, यानी कि जिसके द्वारा द्रव्य किसी भी कार्य को करने में समर्थ होता है उसे वीर्य कहते हैं। यानी कि पावर जो होती है किसी भी द्रव्य की, जिसकी वजह से वो अपना काम कर पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। अभी वीर्य के 2 प्रकार हैं जिसको द्विविध वीर्यवाद बोलते हैं, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। उष्ण वीर्य का एग्जाम्पल है पिंपली, स्ट्रॉन्ग होती है, उष्ण गुणात्मक, पित्तवर्धक होती है, पित्त को बढ़ाती है क्योंकि उष्ण गुण है इसके अंदर। उसके बाद शीत वीर्य में आता है चंदन और कमल। चंदन का लेप करते हैं बॉडी पर ठंडक आने के लिए। क्यों? क्योंकि चंदन का जो वीर्य होता है, उसका जो इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, वो कैसा होता है, शीत होता है। अभी हाँ, ये वीर्य के टाइप्स का श्लोक है, उष्ण शीत गुणोत्कर्ष वीर्यम द्विधा स्मृतम। अभी रिलेशन बिटवीन वीर्य एंड रस, जैसे रस का हमने 5 भौतिक संगठन देखा था, अभी हम देखेंगे कौन से रस का कौन सा वीर्य होता है। अभी जैसे उसके अंदर ग्रुप्स बनाए थे वैसे ही इसके अंदर भी ग्रुप्स बनाने हैं। क्या करना है, 6 रस है, पहले वाले को छोड़ दो, दूसरा, तीसरा और चौथा इसको एक साथ, और पहला वाला और लास्ट वाले 2 एक साथ। तो जो बीच वाले हैं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, उनका क्या होता है, उष्ण वीर्य होता है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का उष्ण वीर्य होता है, बस इतना याद कर लो। तो जो बचे हुए हैं उनका शीत वीर्य हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, आम्ल, लवण एंड कटु रस का जो वीर्य होता है वो क्या होगा, उष्ण है। और मधुर रस और तिक्त और कषाय रस का वीर्य जो है वो होगा शीत। ये है इसका ट्रिक याद करने का। 2, 3, 4 उष्ण एंड फर्स्ट, 5th एंड 6th जो होगा वो होगा शीत। वीर्य हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विपाक। विपाक का मतलब होता है पोस्ट डाइजेस्टिव टेस्ट। अभी इसका श्लोक दिया गया है, विशेषो जरण निष्ठा काले द्रव्यस्य पाकः परिणतिः विपाकः। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं उसका डाइजेशन होता है, अलग अलग स्टेजेस के थ्रू डाइजेशन होता है। ठीक है, तो डाइजेशन के अलग अलग स्टेजेस में जो रस फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विपाक। तो इस हिसाब से विपाक जो है 3 टाइप्स के बताए गए हैं, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। द्रव्य पचन यानी कि जरण काल के अंत में जो रस विशेष उत्पन्न होता है उसे विपाक कहते हैं। आचार्य चरक एवं वाग्भट ने त्रिविध विपाकवाद को माना है। और भी लोग जिन्होंने बोला है कि ज़्यादा भी होता है विपाक, इससे कम भी होता है, लेकिन आचार्य चरक और वाग्भट ने त्रिविध विपाकवाद को यानी कि 3 विपाक ऐसा माना है। त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादम्ल कटुकात्मकाः, यानी कि 3 प्रकार के विपाक होते हैं, मधुर विपाक, अम्ल विपाक एंड कटु विपाक। अभी रिलेशन बिटवीन रस एंड देयर विपाक, रिलेशन बिटवीन रस एंड देयर विपाक। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। तो पहले तो अम्ल रस का अम्ल विपाक, 3 विपाक है, मधुर विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक। आम्ल रस का होगा अम्ल विपाक, फिर मधुर और लवण का होगा मधुर विपाक। मधुर रस और लवण रस का होगा मधुर विपाक, अम्ल रस का होगा अम्ल विपाक एंड कटु तिक्त कषाय का होगा कटु विपाक। पोस्ट डाइजेस्टिव टेस्ट याद कर लो, इस पे भी क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट टॉपिक है रोग एवं आरोग्य के कारण यानी कि कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। इसका श्लोक है, कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्या अतिमात्रकः
सम्यक योगश्च विधेयो रोगारोगैक कारणम, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1/19। काल, अर्थ और कर्म के सम्यक योग को आरोग्य का कारण माना गया है। वहीं पे काल, अर्थ, कर्म का अति योग यानी कि ज़्यादा योग, हीन योग यानी कि कम योग और मिथ्या योग यानी कि विचित्र योग, स्वभाव से विपरीत योग, उसको हम बोलते हैं मिथ्या योग। इससे क्या होता है? रोग की उत्पत्ति होती है। अब ये क्या है, चलो समझते हैं। इसको त्रिविध रोग हेतु भी कहा जाता है। इसको त्रिविध रोग हेतु भी कहा जाता है, यानी कि रोग के 3 हेतु। हेतु यानी कि क्या होता है? हेतु यानी कि होता है कॉज। इसको हम बोल सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ एनी डिसीज़, यानी कि क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से डिसीज़ जो है फॉर्म हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है डिसीज़ की। तो इसके अंदर फर्स्ट है 3 चीज़ें हैं, काल, अर्थ और कर्म। काल, अर्थ और कर्म। फर्स्ट है काल। आयुर्वेद की दृष्टि से 3 प्रकार के काल बताए गए हैं, शीतकाल, उष्णकाल और वर्षाकाल। समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन। इन कालों में क्रमशः शीत, उष्ण और वर्षा का अधिक होना अतियोग। कैसे बीमार पड़ते हो? सीज़न के अकॉर्डिंग बताओ कैसे बीमार पड़ते हो। ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, पड़ गए बीमार। गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हो गया डिहाइड्रेशन, पड़ गए बीमार। वैसे ही अगर ठंडी में बिल्कुल ही ठंडी नहीं है, या फिर ठंडी में गर्मी हो रही है, गर्मी में ठंडी हो रही है, ये क्या है? ये है मिथ्या योग। यानी कि पहले तो शीतकाल, उष्णकाल और वर्षाकाल, ठीक है। या तो इन तीनों में क्रमशः शीत, उष्ण, वर्षा अधिक मात्रा में हो जाए, इसका अति योग हो जाए, हीन मात्रा में हो जाए, या कम हो जाए, या फिर हो ही ना, या फिर मिथ्या योग हो जाए, यानी कि ठंडी में सर्दी, सर्दी में ठंडी, ऐसा हो जाए। इससे क्या होगा? रोग उत्पन्न होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ में क्या आएगा? घ्राण यानी कि नोज, चक्षु यानी कि आंखें, श्रोत्र यानी कि कान, त्वक यानी कि स्किन तथा जीवा, ये है हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय जिनसे हमें ज्ञान होता है, ठीक है। द्वारा अनेक विषय, जो भी इनके विषय, जैसे घ्राण से गंध, चक्षु से रूप, श्रोत्र से शब्द, त्वक से स्पर्श और जीवा से रस से अतियोग अर्थात अधिक संयोग, कम संयोग अर्थात हीन योग और अनिष्टकारक संयोग से मिथ्या योग है। यानी कि इन ज्ञानेंद्रियों का अति योग हो रहा है, या फिर अयोग हो रहा है, या फिर मिथ्या योग हो रहा है, तो उससे क्या होंगे? रोग उत्पन्न होंगे। और नेक्स्ट क्या है? कर्म। कर्म में क्या आएगा? वाणी, मन तथा शरीर की प्रवृत्ति में चेष्टा का नाम कर्म है। यानी कि जिसकी चेष्टा होती है, जो करने को हमें इच्छा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। अभी इनमें से तीनों के या 2 या 1 के कर्म की अधिकता को अतियोग बोलते हैं। या तो वाणी के कर्म में अधिकता आ जाए, या फिर शरीर के, या फिर मन के, या फिर तीनों के भी आ सकते हैं, तो उसके अतियोग। ज़्यादा अधिकता हो जाएगी तो अतियोग, कम हो जाएगा तो हीन योग, एंड अहितकर या फिर हानिकारक कर्म होंगे तो वो हो जाएगा मिथ्या योग। इस प्रकार काल, अर्थ, कर्म के अतियोग, हीन योग तथा मिथ्या योग से किसी न किसी रोग की उत्पत्ति होती है। त्रिविध रोग हेतु क्या है? काल, अर्थ, कर्म का अतियोग, हीन योग या मिथ्या योग। नेक्स्ट, रोग एवं आरोग्य का स्वरूप, यानी कि रोग और आरोग्य का स्वरूप क्या है? रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम, अरोगता। जैसा कि बोला था, अगर जो त्रिदोष है हमारे वात, पित्त, कफ, वो अगर उनकी प्राकृत अवस्था में है तो आरोग्य होगा, लेकिन अगर उनकी में विकृति आ जाती है, उनकी अवस्था विकृत हो जाती है, तो रोग की उत्पत्ति होगी। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष वैषम्य यानी कि दोषों का विषम हो जाना, उससे क्या होगा? रोग होगा। दोष साम्यम, अरोगता। दोष साम्यम यानी कि दोष जो है वो साम्य अवस्था में, तो क्या होगा? आरोग्य की प्राप्ति होगी, अरोगता होगी। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1/20। वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों की विषमता या विषम अवस्था का नाम रोग है। जब यही दोष समान या प्रकृत स्थिति में होते हैं तो आरोग्य की प्राप्ति होती है, अर्थात मानव सुखी रहता है। तो इन शॉर्ट, दोष वैषम्य से क्या होगा? रोग उत्पत्ति होगी, और दोष साम्य से क्या होगा? अरोगता या फिर आरोग्य होगा। नेक्स्ट, रोग के द्विविध भेद। अब रोग जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं। सामान्य रूप से रोगों के 2 प्रकार बताए गए हैं, निज रोग और आगंतुज रोग। निज आगंतुज विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मिता। द्विविध रोग कौन से हैं? निज रोग और आगंतुज रोग।
नीज रोग के अंदर क्या होता है? नीज रोग के अंदर क्या होता है कि पहले हमने कोई अहितकर चीज़ का सेवन वगैरह किया, उसकी वजह से क्या हुआ, दोष विकृत हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, रोग की उत्पत्ति की। यानी कि पहले दोष विकृत हुए एंड फिर रोग की उत्पत्ति हुई, तो ये क्या हो गए, नीज रोग हो गए। वहीं सेकंड होता है आगंतुज रोग। इसके अंदर हम बेस्ट एग्जांपल हम समझ सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने गोली मार दी, चाकू से मार दिया, ये क्या हो गया, आगंतुज रोग। इसके अंदर किसी एक्सटर्नल मटेरियल की वजह से जो है हमें हार्म हुआ है। बाहरी कारणों से उत्पन्न जो रोग होते हैं उनको हम आगंतुज रोग बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पहले हमको इफेक्ट दिखता है और बाद में अंदर के जो दोष है वो विकृत होते हैं। लेकिन जो नीज रोग होते हैं उसके अंदर पहले दोष जो है विकृत होते हैं और उसके बाद हमको इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो द्विविध रोग कौन से है, नीज रोग और आगंतुज रोग। नीज यानी कि वातादि दोषों की विषमता से उत्पन्न जो रोग होते हैं उनको हम नीज रोग बोलते हैं, और आगंतुज रोग जो होते हैं वो बाहरी कारणों से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अभिघात, सर्पदंश, सांप काट गया, आग, तलवार आदि से प्रहार, ये सारे क्या हो गए, आगंतुज रोग हो गए। उसके बाद रोग के अधिष्ठान, यानी कि कहाँ कहाँ पे रोग हो सकता है, साइट्स ऑफ द डिसीज। रोगों के मुख्यतः 2 अधिष्ठान बताए गए हैं, फर्स्ट इज काय एंड सेकंड इज मन। काय यानी कि शरीर, शारीरिक रोग, जो किसकी वजह से होता है, शारीरिक दोषों की विषमता की वजह से, जैसे कि ज्वर, कास आदि। ज्वर यानी कि फीवर, कास यानी कि एस्थमा, ओके। उसके बाद मन, मन के रोग यानी कि जो मानसिक रोग होते हैं, जो किसकी वजह से होते हैं, मानसिक दोषों की वजह से होते हैं, जो कौन से हैं, रज और तम। मानसिक दोष में, मानसिक रोगों में कौन से आते हैं, जैसे क्रोध, द्वेष, मूर्छा, ये सारे क्या है, मानसिक रोग। तो रोग के 2 अधिष्ठान होते हैं, काय यानी कि शरीर और मन यानी कि जो मन है हमारा। नेक्स्ट, अभी जैसे त्रिदोष थे वैसे ही त्रिगुण भी है। त्रिदोष कौन से थे, वात पित्त, जैसे अभी जैसे त्रिदोष थे वैसे ही त्रिगुण भी है। त्रिदोष कौन से थे, वात, पित्त और कफ। वैसे ही त्रिगुण कौन से होंगे, सत्व, रज और तम, ठीक है। मन के त्रिगुण, सत्व यानी कि गुडनेस, रज यानी कि लीडरशिप क्वालिटी, तम यानी कि डलनेस। इसमें सत्व सबसे अच्छा होता है और रज और तम को मानसिक दोष माना जाता है, जिसमें तम बहुत ही बुरा होता है। मानस दोष, मन के 2 दोष, रज और तम, इनको ये क्या करते हैं, मानसिक विकार उत्पन्न करते हैं। ये दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। सत्वगुण सर्वथा निर्विकार है, मानसिक आरोग्य देता है। रज और तम, मन के 2 दोष है, रज और तम, और ये दोनों क्या करते हैं, मानसिक रोग उत्पन्न करते हैं। ये दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि तमस रजस के बिना प्रवृत्त नहीं होता। तमस और रजस एक साथ ही रहते हैं, एक दूसरे को प्रवृत्त करते हैं, जिसकी वजह से मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। जो सत्वगुण होता है वो निर्विकार होता है और वो मानसिक आरोग्यता देता है, ठीक है। अष्टांग संग्रह में वाग्भट ने सत्व रज तम को महागुण कहा है। अष्टांग संग्रह में आचार्य वाग्भट ने त्रिगुण को क्या कहा है, महागुण कहा है। उसके बाद रोगी परीक्षा, अभी 2 चीज़ें आती हैं, ये टॉपिक मेनली 2 चीज़ें आते हैं। ये टॉपिक मेनली रोग निदान सब्जेक्ट का है, सेकेंड ईयर की। रोग परीक्षा एंड रोगी परीक्षा। तो रोग परीक्षा यानी कि कोई पेशेंट आया है हमारे पास, तो उसकी एग्जामिनेशन हमको कैसे करनी है, उसकी 3 मेथड्स बताई गई है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। दर्शन यानी कि देख के, पहले हम देखेंगे कि क्या कुछ हमें प्रॉब्लम लग रही है क्या। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है वो अति स्थूल हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया है उसको, या अति क्रूश हो गया है, बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, या उसका गेट कैसा है, वो कैसे चल रहा है, लड़खड़ा तो नहीं रहा है, ये सब कुछ हम दर्शन से देखेंगे। उसके बाद स्पर्शन, जैसे कि अगर ज्वर हुआ हो, फीवर हो, तो हम स्पर्श करके देखेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ गया है तो हम समझेंगे हाँ इसको ज्वर हुआ है, ठीक है। देन प्रश्न ना, अगर इसके बाद हम क्या करेंगे, इंट्रोगेशन करेंगे, कि क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या हुआ, क्यों आए हो, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीज़ें। तो अगर हमें किसी भी पेशेंट यानी कि रोगी का एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षण करना है, तो उसकी 3 मेथड्स बताई गई है, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्नेन परीक्षेत च रोगिणाम। दर्शन करेंगे, स्पर्शन करेंगे, प्रश्न करेंगे, ओके। रोगी परीक्षा 3 मेथड्स, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्नेन परीक्षेत च रोगिणाम। रोगी परीक्षा की 3 विधियाँ बताई गई है, त्रिविध रोगी परीक्षा, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्नेन। दर्शन यानी कि देखना, स्पर्शन यानी कि छू कर देखना, प्रश्न यानी कि रोग से संबंधित रोगी से प्रश्न पूछना। अब ये हो गई रोगी परीक्षा, यानी कि रोगी का परीक्षण कैसे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रोग परीक्षा, यानी कि रोग की परीक्षा कैसे करेंगे।
अभी रोग की परीक्षा की 5 मेथड्स बताई गई है। निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। निदान यानी कि कॉज ऑफ द डिसीज़, यानी कि डिसीज़ हुआ कैसे है। पूर्व रूप यानी कि डिसीज़ होने के पहले के जो सिम्टम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पूर्व रूप। उसके बाद रूप यानी कि मेन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, जैसे को पता चलता है कि हाँ ये डिसीज़ है, जो कन्फर्मेशन देता है, वो वाले जो लक्षण होते हैं उनको हम बोलते हैं रूप। उसके बाद उपशय, उपशय यानी कि थेराप्टिक टेस्ट, यानी कि जो हम टेस्ट वगैरह कराते हैं डिसीज़ कन्फर्म करने के लिए, वो हो गया उपशय। एंड संप्राप्ति यानी कि पैथोजेनेसिस, यानी कि डिसीज़ को डायग्नोज करके उसको हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, हम ये पता करते हैं कि डिसीज़ कैसे फॉर्म हुआ बॉडी के अंदर, एंड फिर उसको जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, ये सारा प्रोसीजर जो होता है वो आता है संप्राप्ति के अंदर। तो रोगी परीक्षा, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, और रोग परीक्षा में 5 आएंगे: निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। इसी ऑर्डर में याद करना है। ओके, नेक्स्ट। अभी देश के भेद, देश के भेद, देश, भूमि देश एंड देह देश। देश में पहले तो भूमि आएगा यानी कि जो हमारा लैंड है, उसके बाद है देह देश यानी कि हमारा बॉडी। तो भूमि देश के अंदर 3 टाइप्स ऑफ देश आएंगे: जांगल, अनुप एंड साधारण। जांगल देश जो होता है वो होता है वात प्रधान, वहाँ पे सूखा रहेगा, क्योंकि वात का गुण हमने क्या देखा था, वृक्ष है, तो जहाँ पे सूखा रहेगा वहाँ पे वात का प्राधान्य रहेगा, तो वो कौन सा है, जांगल देश। सेकेंड है अनुप देश। अनुप देश में क्या होगा, कफ का प्राधान्य होगा, वहाँ पे कैसा होगा, दलदल वाला एरिया जो होता है। एंड थर्ड है साधारण देश, जहाँ पे तीनों दोषों की साम्यता रहेगी। यह है 3 टाइप्स ऑफ भूमि देश। नेक्स्ट, भेषज योग का काल यानी कि टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आयुर्वेद में काल 2 प्रकार का माना गया है: क्षणादि अवस्था और व्याधि अवस्था। क्षणादि अवस्था यानी कि जो प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि काल, ये जो हम समझते हैं ये हो गया क्षणादि अवस्था। नेक्स्ट है व्याधि अवस्था यानी कि व्याधि या रोग की अवस्था, जिसमें आमावस्था यानी कि जो है इनिशियल स्टेज ऑफ द डिसीज़ है, इसमें अगर हम डिसीज़ को क्योर करते हैं तो वो जल्दी ट्रीट हो जाता है, ये ज़्यादा सीरियस नहीं होता। एंड दूसरी होती है जीर्णावस्था। जीर्णावस्था यानी कि लेट स्टेज, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया डिसीज़ को, तो उसको ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो भेषज योग का काल यानी कि टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, 2 टाइप के काल बताए गए हैं: क्षणादि अवस्था और व्याधि अवस्था। क्षणादि अवस्था के अकॉर्डिंग प्रातः काल एंड सायंकाल के अकॉर्डिंग हमको ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करना है। एंड दूसरा है व्याधि की अवस्था के अकॉर्डिंग, कि वो आम अवस्था में होगी तो ड्रग का डोज जो है वो कम होगा, कम मात्रा में देंगे, अल्प मात्रा में। और दूसरा है जीर्ण अवस्था यानी कि लेट स्टेज में, ज़्यादा सीरियस व्याधि है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम द्रव्य की या फिर जो भेषज है, ड्रग की जो मात्रा है वो हम ज़्यादा देंगे, अधिक मात्रा में देंगे। अभी औषध के भेद। औषध, शोधन, शमन, चेती, समसादौषधम द्विधा। शमन, अभी औषध के भेद यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ थेरेपी। औषध के भेद, शोधन, शमन, चेती, समसादौषधम द्विधा। औषध या फिर चिकित्सा के 2 भेद बताए गए हैं: शोधन एंड शमन। शोधन यानी कि प्योरिफिकेशन थेरेपी, एंड शमन यानी कि पैलेटिव थेरेपी। शोधन के अंदर हम क्या करते हैं, विकृत जो दोष है उनको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं शोधन के अंदर। और शमन के अंदर क्या करते हैं, उनको हम बॉडी से बाहर नहीं निकालते, उनको बस कम करते हैं। उनका अगर उनकी वृद्धि हो गई है तो उनको हम कम कर देते हैं, बॉडी से बाहर नहीं निकालते। शोधन के अंदर दोषों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उदाहरण, 2 उदाहरण है। पहला तो वमन, जो ऊर्ध्व भाग से यानी कि वॉमिटिंग जिसको हम बोलते हैं, वो हो गया ऊर्ध्व मार्ग से शोधन। उसके बाद है विरेचन यानी कि अधः मार्ग से, यानी कि थ्रू द एनल रूट अगर हम विकृत दोषों को बाहर निकालते हैं तो उसको हम विरेचन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया शोधन के अंदर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो विकृत दोष है उनको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। दूसरा है शमन। शमन के अंदर क्या है, विकृत हुए वातादि दोषों को शांत करते हैं, बॉडी से बाहर नहीं निकालते। अभी दोषों के लिए श्रेष्ठ पंचकर्म। पंचकर्म आयुर्वेद में वर्णित है, फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है पंचकर्म। उसके अंदर 5 टाइप के कर्म बताए गए हैं: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। तो ये है हमारे पंचकर्म। उसके अंदर दोषों के श्रेष्ठ पंचकर्म, यानी कि अगर ये दोष विकृत हुआ है तो उसको ये दोष विकृत हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए, प्राकृत अवस्था में लाने के लिए हम कौन से कर्म का यूज़ करते हैं, कौन से पंचकर्म मेथड का यूज़ करते हैं, तो ये बताया गया है। वात दोष के लिए बस्ती, पित्त दोष के लिए विरेचन एंड कफ दोष के लिए वमन। वात दोष के लिए बस्ती, पित्त दोष के लिए विरेचन और कफ दोष के लिए वमन। ये है श्रेष्ठ पंचकर्म।
ये है श्रेष्ठ पंचकर्म। ठीक है, तो ये थे दोषों के लिए श्रेष्ठ पंचकर्म। उसके बाद है मन के दोष की परम औषधि, यानी कि मन के मानसिक रोग अगर हो गए हैं तो उनकी परम औषधि कौन सी है? धी, धैर्य और आत्मादि का विज्ञान। धी यानी कि बुद्धि, धैर्य यानी कि करेज, और आत्मादि का विज्ञान यानी कि ये समझना कि कौन मेरा है, क्या मेरा बल है, कौन मेरे हितैषी है, इन सब चीज़ों को समझना। आत्मादि का ज्ञान ये क्या है? मानसिक रोगों को दूर करने के उपाय है। नेक्स्ट, ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चिकित्सा चतुष्पाद। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत बार इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आया है और LAQ में आता है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अगर LAQ में आता है तो आपको जिस फॉर्मेट में लिखना है मैंने उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो जब भी आप आंसर स्टार्ट करो, संहिता का कोई भी क्वेश्चन हो, जब भी आप आंसर स्टार्ट करो तो उसका स्टार्टिंग हमेशा रेफरेंस से करना है। रेफरेंस मतलब कि वो जो टॉपिक है वो कौन से चैप्टर में आया है, कौन सी संहिता के और कौन से चैप्टर में। जैसे कि चिकित्सा चतुष्पाद पे अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे रेफरेंस, जो कि है पहला है चरक संहिता सूत्र स्थान का 9th चैप्टर खुट्टाक चतुष्पाद अध्याय, और अष्टांग हृदय का 1st चैप्टर आयुष्कामी अध्याय। तो ये हो गया चिकित्सा चतुष्पाद का रेफरेंस। ओके, तो ऐसे ही हर क्वेश्चन का आपको रेफरेंस लिखना है, ऐसे क्यों हो या LAQ हो। चिकित्सा चतुष्पाद मतलब क्या होता है? चिकित्सा चतुष्पाद मतलब 4 लिम्स ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब अगर हमें किसी भी डिसीज़ का ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, उसको हम चिकित्सा चतुष्पाद बोलते हैं। तो उसका श्लोक है, तो उसका श्लोक दिया हुआ है, भीषक द्रव्यानुपस्थाथा रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्चतुर्गुणम। चिकित्सा कर्म के 4 पाद या विभाग माने जाते हैं। फर्स्ट इज भीषक यानी कि डॉक्टर, दूसरा है द्रव्य यानी कि औषध, मेडिसिन, थर्ड इज उपस्थाता यानी कि हेल्पर या फिर नर्स, एंड फोर्थ इज रोगी यानी कि पेशेंट, जिसको हम आतुर भी बोलते हैं। तो 4 लिम्स ऑफ ट्रीटमेंट कौन सी होगी? भीषक यानी कि डॉक्टर, उसके बाद द्रव्य यानी कि मेडिसिन, उसके बाद उपस्थाता यानी कि नर्स या फिर अटेंडेंट या फिर हेल्पर जो डॉक्टर को हेल्प करता है, एंड फोर्थ इज जो हमारा पेशेंट है यानी कि रोगी। तो ये है 4 लिम्स ऑफ ट्रीटमेंट। अभी श्लोक में दिया हुआ है, भीषक द्रव्य उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सा से निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्चतुर्गुणम। प्रत्येकम तच्चतुर्गुणम यानी कि हर एक के 4 गुण बताए, 4 पाद बताए गए हैं और हर एक के 4 गुण हैं। इन चारों के प्रत्येक के 4 गुण बताए गए हैं, भीषक के गुण, द्रव्य के गुण, उपस्थाता के गुण और रोगी के गुण। तो भीषक के गुण कौन से हैं? दक्ष, तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, दुष्ट कर्मा और शुचि। इसका मीनिंग हम आगे देखेंगे। द्रव्य के गुण कौन से हैं? बहुकल्पम, बहुगुणम, संपन्न और योग्य। उसके बाद उपस्थाता के भी 4 गुण हैं, अनुरक्त, शुचि, दक्ष और बुद्धिमान। और रोगी के 4 गुण हैं, आढ़्य, भीषकवश्च, ध्यापक और सत्ववान। तो अभी हम देखेंगे वैद्य के 4 गुण यानी कि क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल डॉक्टर। दक्ष, तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, दुष्ट कर्मा, शुचि, भीषक। ईजी एक लाइन की श्लोक है, 4 श्लोकों में याद कर लो। दक्ष, तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, दुष्ट कर्मा, शुचि, भीषक। वैद्य के 4 गुण निम्न हैं। दक्ष यानी कि चिकित्सा कर्म में कुशल हो। तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, तीर्थ का मतलब होता है टीचर, गुरु। आचार्य से शास्त्र के अर्थ का ग्रहण कर चुका हो, यानी कि किसी गुरु से वो अच्छी तरह अपनी शिक्षा ले चुका हो, उसको हम बोलते हैं तीर्थार्थ शास्त्रार्थ। देन थर्ड इज दुष्ट कर्मा, यानी कि चिकित्सा की विधियों को जो अनेक बार देख चुका हो, चिकित्सा विधियों को अनेक बार देख चुका हो, दुष्ट कर्मा। और फोर्थ इज शुचि, यानी कि जो शरीर तथा आचरण से कैसा हो, पवित्र हो। तो ये 4 क्या हो गए? वैद्य के 4 गुण। इन 4 गुणों से युक्त वैद्य को चिकित्सा की दृष्टि से उत्तम वैद्य माना जाता है। नेक्स्ट, द्रव्य यानी कि औषध के 4 गुण, क्वालिटीज ऑफ ड्रग। बहुकल्पम, बहुगुणम, संपन्नम, योग्यम, औषधम। औषध के कौन से 4 गुण हैं? फर्स्ट इज बहुकल्पम। बहुकल्प यानी कि जो स्वरस, कल्क, क्वाथ, चूर्ण आदि अनेक रूपों में दिया जा सके, यानी कि उसकी टैबलेट बनाने आ सके, उसके बाद उसका चूर्ण बना के हम दे सके पेशेंट को,
यानी कि उसकी अलग अलग कल्पनाएं बना सके, बहुकल्प हो। सेकंड इज बहुगुण, यानी कि जो सभी गुणों से संपन्न हो। थर्ड इज संपन्न, यानी कि अपने गुणों की संपत्ति से युक्त हो। एंड फोर्थ इज योग्य, यानी कि रोग, रोगी, देश, काल आदि के अनुकूल हो। तो ये चार क्या हो गए? ये चार है द्रव्य या फिर औषध के गुण: बहुकल्प, बहुगुण, संपन्न और योग्य। नेक्स्ट, उपस्थाता के गुण, यानी कि जो नर्स या फिर अटेंडेंट है उसमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो अनुरक्त, शुचिर, दक्ष, बुद्धिमान, परिचारक। परिचारक के चार गुण निम्न हैं: अनुरक्त, यानी कि रोगी को स्नेह से रखने वाला हो, यानी कि रोगी के साथ वो अच्छे से बिहेव करता। सेकंड इज शुचि, यानी कि खान पान, औषधि खिलाने, रखने आदि में साफ सफाई रखने वाला, अच्छे से सारे काम करे। दक्ष, यानी कि अपने कार्य में कुशल हो, उसको सारे अपने काम अच्छे से करने आते हो। तो ये चार गुण किसके हैं? उपस्थाता के, अटेंडेंट या फिर नर्स के। एंड फोर्थ इज रोगी के गुण, यानी कि क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल पेशेंट। पेशेंट में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? आढ़्य, रोगी, भीषक, वश्चाध्यापक, सत्ववान अपि। पहला है आढ़्य, यानी कि धन आदि से संपन्न हो, उसके पास पैसा होना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। सेकंड, भीषक, यानी कि वैद्य की आज्ञा के अनुसार औषध तथा पथ्य का सेवन करने वाला, यानी कि उसको वैद्य जो भी बोलेगा उसकी बात को वो माने, उसका पालन करे, इसको हम बोलेंगे भीषक वश्च। फिर है अध्यापक, यानी कि अपने सुख दुख बताने में सक्षम हो, अपने सुख दुख बताने में सक्षम हो। एंड फोर्थ इज सत्ववान, यानी कि हमेशा सत्य वचन बोलता हो और चिकित्सा काल में होने वाले कष्टों को सहन कर सके। जो भी मतलब कष्ट होंगे चिकित्सा करते समय उन सबको वो सहन कर सके और हमेशा सच बोले, सत्ववान हो। चिकित्सा के चार पादों में वैद्य को सबसे प्रधान माना गया है, क्योंकि वैद्य नहीं तो अन्य तीन पाद गुणवान होने पर भी अपने कार्य ठीक से नहीं कर सकते। चारों पादों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्रधान जो है वैद्य को माना गया है, क्योंकि अगर वैद्य ही अच्छा नहीं होगा तो बाकी के तीन पाद का चाहे कितने भी अच्छे हो लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होता है वैद्य। तो एक बार चतुष्पाद के हम गुण को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, भीषक के गुण: दक्ष, तीर्थार्थ, शास्त्रार्थ, दुष्टकर्मा और शुचि। द्रव्य के गुण: बहुकल्प, बहुगुणम, संपन्नम, योग्य। उपस्थाता के गुण: अनुरक्त, शुचि, दक्ष और बुद्धिमान। रोगी के गुण: आढ़्य, भीषकश्च, ज्ञापक और सत्ववान। ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अब ये है चिकित्सा चतुष्पाद का महत्व। ये तो आप लिख ही सकते हो, मैं सिर्फ एक बार रीड कर देती हूँ उसको। आयुर्वेदिक उपचार की सफलता के लिए चिकित्सा चतुष्पाद बहुत आवश्यक है। चिकित्सा चतुष्पाद आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है जो ये स्पष्ट करता है कि उपचार केवल औषधि से नहीं होता, बल्कि वैद्य, औषध, उपस्थाता तथा रोगी, इन चारों के समन्वित प्रयासों से होता है। कोई भी चिकित्सा चारों स्तंभों के सामंजस्य से ही सफल होती है। इनमें से किसी भी एक के अभाव में चिकित्सा अपूर्ण या फिर अप्रभावी होती है। इनमें से वैद्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वैद्य ही उपचार की दिशा को जानता है, आतुर के रोग को उचित तरह से दूर करके स्वयं स्वस्थ बना सकता है। चिकित्सा चतुष्पाद का वर्णन चरक संहिता के 9वें अध्याय खुड्डाक चतुष्पाद में मिलता है। चिकित्सा को गतिशील एवं सफल बनाने के लिए चिकित्सा चतुष्पाद आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्याधि के भेद ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्नोसिस, यानी कि साध्य असाध्यता के अनुसार व्याधि के भेद बताओ। ये भी एलएक्यू में आ जाता है क्वेश्चन, तो इसमें भी सबसे पहले आपको रेफरेंस लिखना है। ये है इसका रेफरेंस, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान फर्स्ट, आयुष्कामी अध्याय, एंड चरक संहिता सूत्र स्थान 10, महाचतुष्पाद अध्याय। तो ये हो गया रेफरेंस। कोई भी संहिता का आंसर लिखते हो तो उसका स्टार्टिंग हमेशा रेफरेंस से करो, उसके बाद उसका मेन बॉडी पॉइंट्स में, एंड लास्ट में उसका लिखना है आपको इम्पॉर्टेंस, यानी कि महत्व। तो ये होता है फॉर्मेट, एसएक्यू हो या एलएक्यू हो, दोनों का यही फॉर्मेट होता है। और हाँ, एसएक्यू में मिनिमम 2 पेज एंड एलएक्यू में 4 पेज, इसके ऊपर नहीं लिखना क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, इससे ज़्यादा लिखोगे तो। एसएक्यू के 2 पेज और एलएक्यू के 4 पेज बस इनफ होता है।
व्याधि के भेद, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस यानी कि साध्य असाध्यता। साध्य असाध्य इति द्विविर्व्याधि तौ तु पुनर्द्विधा। व्याधि के पहले तो 2 टाइप्स बताए गए हैं, साध्य और असाध्य। तौ तु पुनर्द्विधा यानी कि इनके फिर से 2 टाइप्स है। साध्य के फिर से 2 टाइप्स है, सुख साध्य कृच्छ साध्य। सुसाध्य कृच्छ साध्यश्च याप्यो अनुपक्रमश्च। याप्य अनुपक्रमश्च। व्याधि डिसीज़ उसमें 2 टाइप्स आ गए, साध्य और असाध्य। साध्य यानी कि जो क्योरेबल है, जो ठीक कर सकते हैं जिसको, और साध्य यानी कि नॉन क्योरेबल, जिस मतलब इसको ठीक नहीं कर सकते। फिर साध्य में फिर से 2 टाइप्स है, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। सुख साध्य यानी कि जो इजीली क्योरेबल है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत मेडिसिन वगैरह देखें हम उसको क्योर कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है उसको क्योर करना। नेक्स्ट इज कृच्छ साध्य। कृच्छ साध्य में कृच्छ का मतलब होता है कष्ट, यानी कि जो डिफ़िकल्टी, मतलब कि जो क्योर होते हैं बट दे आर गेटिंग क्योर्ड विद द डिफ़िकल्टी, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होगा उसके ट्रीटमेंट में, लेकिन वो डिसीज़ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज असाध्य। असाध्य यानी कि इनक्योरेबल, यानी कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाले। उसमें फिर से 2 टाइप्स है, याप्य और अनुपक्रम्य। याप्य का मतलब क्या है, कैन बी मैनेज बट नॉट क्योर, मतलब अगर बराबर से हम औषध वगैरह देंगे रोगी को, आहार विहार का अच्छे से वो पालन करेगा, तब तक वो जीवित रहेगा। जब हमने उसका मतलब आहार विहार का पालन करना उसने बंद कर दिया, उसको औषध देना हमने बंद कर दिया, उसकी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि एक तरीके से उसको चला रहे हैं हम लोग कि उसका लाइफ टाइम बढ़ा रहे हैं बस, बट डिसीज़ क्योर नहीं होने वाला है वो। नेक्स्ट इज अनुपक्रम। अनुपक्रम यानी कि एब्सोल्युटली इनेडिबल, कोई भी उपचार कर लो, कुछ भी कर लो, व्याधि ठीक नहीं होने वाली है, उसको हम बोलते हैं अनुपक्रम। मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ डिसीजेज आते हैं अनुपक्रम व्याधि के अंदर। मुख्यतः 2 प्रकार की व्याधियों का वर्णन किया गया है, साध्य व्याधि और असाध्य व्याधि। साध्य व्याधि जिस व्याधि को उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है वो है साध्य व्याधि। जिस व्याधि को किसी भी उपचार द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता वो है असाध्य व्याधि। इन दोनों प्रकार की व्याधियों के पुनः 2 भेद बताए गए हैं। साध्य व्याधि के 2 भेद हैं, सुख साध्य व्याधि एंड कृच्छ साध्य व्याधि। अब ये सुख साध्य व्याधि के लक्षण, कौन सी व्याधि, सुख साध्य व्याधि के लक्षण। जब रोगी का शरीर सभी प्रकार की चिकित्सा विधियों को सहन करने में समर्थ हो, रोगी युवा हो और जितेंद्रिय हो, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि यंग एज में जो पेशेंट है, क्योंकि जब भी यंग एज होती है तो मतलब बॉडी का स्ट्रेंथ वगैरह अच्छा रहता है, तो हम लोग कोई भी डिसीज़ को फाइट कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर अगर वृद्धावस्था है या फिर बाल्यावस्था है तो उसमें डिसीज़ को क्योर करना, ठीक करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। युवावस्था में जो है डिसीज़ अगर होगा तो उसको क्योर करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर्ड। रोग किसी मर्म स्थल पर उत्पन्न न हुआ हो। मर्म स्थान, मर्म मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर ऐसे पॉइंट्स जिनको अगर इंजरी होती है तो या तो सडन डेथ हो जाएगा वहीं के वहीं, या फिर बहुत ही ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, उसको हम मर्म बोलते हैं। तो अगर मर्म स्थान पे कोई भी इंजरी हो रही है, रोग मर्म स्थान पर उत्पन्न हुआ हो, तो उसको क्योर करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो मर्म स्थान पे रोग नहीं हुआ है वो है सुख साध्य, यानी कि उसको हम ईजिली क्योर कर सकते हैं। रोग के हेतु, पूर्व रूप आदि जो है सामान्य हो, व्याधि में अभी तक कोई उपद्रव उत्पन्न नहीं हुआ हो, यानी कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आया हो अभी। दुष्य देश ऋतु प्रकृति समान न हो, सब कुछ अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि सारे अगर सेम चीज़ें होंगी तो और ज़्यादा सीरियस हो जाएगा डिसीज़। रोग एक दोष से उत्पन्न हो, जितने कम दोष उसमें इन्वॉल्व होंगे उतना ईजी होगा डिसीज़ को क्योर करना। और रोग नया हो, मतलब अभी अभी अगर डिसीज़ हुआ है तो उसको हम तभी अगर ट्रीट कर देंगे तो बहुत ज़्यादा इजीली क्योर हो जाएगा। यानी कि जब आम अवस्था होती है, इनिशियल स्टेज होता है डिसीज़ का, तब उसको क्योर करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू जीर्णावस्था। जीर्णावस्था यानी कि लेट स्टेज हो होता है डिसीज़ का, उसमें ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यह सभी लक्षण होने पर वह रोग सरलता से एवं सुखपूर्वक साध्य हो जाता है। नेक्स्ट इज कृच्छ साध्य व्याधि। कृच्छ साध्य व्याधि में कृच्छ शब्द का अर्थ होता है कष्ट। कष्ट साध्य वे रोग है जिनमें शस्त्र, शार, अग्निकर्म, एक तरीके से सर्जरी वगैरह का काम जिसमें पड़ता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यह रोग कष्टसा से साध्य होते हैं, साध्य हो जाता है लेकिन थोड़ा डिफिकल्टी से। नेक्स्ट इज असाध्य व्याधि, यानी कि कुछ भी कर लो, कोई भी उपचार कर लो, ये ठीक नहीं होने वाली, उसको हम बोलते हैं असाध्य व्याधि। उसमें भी 2 टाइप्स हैं, याप्य व्याधि और अनुपक्रम्य व्याधि। याप्य व्याधि के लक्षण, उस व्याधि को याप्य कहते हैं जिसमें सुख साध्य व्याधि के विपरीत लक्षण होते हैं, किंतु आयु के शेष रहने के कारण तथा पथ्य
आहार विहार तथा औषध के लगातार सेवन करने से रोगी जिंदा रहता है और चल फिर पाता है। मतलब जब तक उसको सही से औषध देंगे, वो सही से आहार का सेवन करेगा, वो सही से विहार का पालन करेगा, तब तक जो है वो जीवित रहेगा और चल फिर सकेगा। जिस दिन बंद कर दिया, ख़त्म, खेल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इज अनुपक्रम्य व्याधि। अनुपक्रम्य व्याधि के लक्षण। अनुपक्रम्य व्याधि को प्रत्याख्येय रोग भी कहा जाता है। इसके लक्षण सुखसाध्य व्याधि के अत्यंत विपरीत होंगे, पूरे ही उल्टे। इस पर मोह, अरुचि, बेचैनी, घबराहट आदि जो है, अनकॉन्शियसनेस वगैरह, रेस्टलेसनेस, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें अरिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। अरिष्ट लक्षण यानी कि मृत्यु सूचक जो लक्षण होते हैं, जो हमें बताते हैं कि इस पर्सन की अभी मृत्यु होने वाली है, वैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें ध्यानेंद्रियों का नाश हो जाता है, ध्यानेंद्रियों का नाश हो जाता है। नेक्स्ट, रोग के साध्य असाध्य के ध्यान का महत्व। रेफरेंस लिखा, आंसर लिखा, लास्ट में लिखेंगे महत्व। रोग साध्य है या असाध्य है जानना चिकित्सा तथा रोग आदि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि रोग साध्य हो तो तेज प्रभावी उपचार दिया जाता है, और यदि असाध्य हो तो जीवन गुणवत्ता सुधार पर ध्यान दिया जाता है। सिंपल। तो LQ में अगर क्वेश्चन आता है तो इसी फॉर्मेट में आंसर लिखना है। लास्ट टॉपिक, अनुपक्रमणीय रोगी के लक्षण यानी कि साइंस ऑफ एन इनक्योरेबल पेशेंट। मतलब जो पेशेंट रोगी ठीक नहीं हो सकता, उसके क्या लक्षण होंगे। तो फर्स्ट है भीषक या फिर राजा द्वारा द्वेषित, यानी कि राजा और भीषक जो उसका द्वेष करते हो, कुछ उनके साथ उनकी बनती नहीं हो वगैरह, ऐसा जो इंसान। उसके बाद स्वयं से द्वेष करने वाला, जो खुद ही सोचता है कि मैं ठीक नहीं होने वाला, वो तो ठीक होने ही नहीं वाला। फिर जिसके पास चिकित्सा के लिए उपयोगी साधन न हो, जो रोगी चिकित्सक की आज्ञा का पालन न करे, जो अत्यंत क्रोधी हो, जो भीरु यानी कि डरपोक हो, ऐसा जो भी रोगी होता है वो जो है ठीक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। ये बेसिक चैप्टर था, इसीलिए इसका लेक्चर थोड़ा सा लंबा बना है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको कोर्स में एनरोल करना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप वहाँ पे मैसेज करके कोर्स की बाकी डिटेल्स के बारे में जान सकते हो। अभी एक बार हम ब्लूप्रिंट चेक कर लेते हैं चैप्टर का, एनसीआईएसएम का जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग कि हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं कि नहीं इस वीडियो में। अष्टांग हृदय आयुष्कामी अध्याय। फर्स्ट टॉपिक है डिसेंड ऑफ आयुर्वेद यानी कि आयुर्वेद अवतरण, सिग्निफिकेंस ऑफ अष्टांग हृदय। उसके बाद 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद, concept of dosha on the basis of guna, location in the body and the time period, role and superiority of dosha in the manifestation of diseases, दोष स्थान, सप्त धातु एंड मल, संसर्ग एंड सन्निपात, ये सारे टॉपिक्स हमने किए हैं। उसके बाद प्रकृति, 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव फायर, टाइप्स ऑफ कोष्ठ, इफेक्ट ऑफ रस ऑन दोष, टाइप्स ऑफ पोटेंसीज, टाइप्स ऑफ विपाक, टाइप्स ऑफ द्रव्य ऑन बेसिस ऑफ प्रभाव, कॉन्सेप्ट ऑफ वृद्धि एंड क्षय, causative factors of health and disease, definition of health, disease, उसके बाद मानस दोष, मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ पेशेंट यानी कि रोग परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ रोगी परीक्षा, रोग परीक्षा, टाइप्स ऑफ हैबिटेट यानी कि देश का क्लासिफिकेशन। उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ भेषज काल, क्लासिफिकेशन ऑफ औषध। उसके बाद ट्रीटमेंट फॉर मनोदोष, चिकित्सा चतुष्पाद, व्याधि, अनुपक्रमणीय आतुर लक्षण। तो आप चेक कर सकते हो कि सारे के सारे जो भी मस्ट नो टॉपिक्स है सारे के सारे इस लेक्चर के अंदर कवर हो चुके हैं, एंड इसमें से ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम के अंदर, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उसके ऊपर मैसेज करके कोर्स के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जान सकते हो। एंड इतना ही बोलूँगी कि अभी टाइम है, अभी पढ़ना चालू कर दो, कोर्स के लेक्चर देखो, नोट्स को रिवाइज करो, अच्छे से रिवीजन करो, तब जाके एग्ज़ाम में लिख पाओगे और एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। ठीक है, कुछ भी प्रिपेयर नहीं करके हुआ तो अभी से चालू करो, मेहनत करो, गिव अप मत करो, बस इतना बोलूँगी मैं। ओके, थैंक यू।